नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 871, पुरस्कार और उपाधि प्रदान करना। हालांकि वहां मौजूद युवा अभिजात वर्ग को यह अविश्वसनीय लगा, लेकिन परिणाम की घोषणा ये यून के प्रतिद्वंद्वी लुओमो ने की। उन्होंने ये यून के हाथ में मौजूद अवशेष को देखा। उसका रंग नीला बैंगनी था और वह एक चमकदार कांच के मन के जैसा दिख रहा था। उसके बीचों बीच प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक जादुई पैटर्न था, जिसे दाव पैटर्न भी कहा जाता है। दाव पैटर्न नियमों के संघनन की अभिव्यक्ति थे। ये आमतौर पर उच्च श्रेणी के अवशेषों में दिखाई देते थे, लेकिन निम्न श्रेणी के अवशेषों में लगभग कभी नहीं देखे जाते थे। 72 प्रारंभिक चालों को लुओ वंश की तकनीक कहा जा सकता है, लेकिन ये पूरे 10,000 परी साम्राज्य में प्रचलित थी। इसी तरह की तकनीकें किसी भी निम्न स्तर के संप्रदाय या परिवार के पुस्तकालय में मिल सकती थीं। इसका उल्लेख करना भी व्यर्थ था। इस तथाकथित दोषपूर्ण तकनीक ने वास्तव में उन्हें अवशेष में एक दाव पैटर्न को संघनित करने में सक्षम बनाया। जब लोग अवशेष को देख रहे थे तो ये उनको दोबारा देखने से पहले वे अनजाने में अपने कंठ को हिला रहे थे। उन्हें ये संदेह भी होने लगा था कि उन्होंने जो 72 प्रारंभिक चालें सीखी थीं वे नकली थीं। यीयून ने 72 प्रारंभिक चालों का उपयोग करके एक उत्कृष्ट श्रेणी के तृतीय श्रेणी के अवशेष को परिष्कृत किया था, जिसमें एक दाव पैटर्न को संघनित किया गया था, और इसने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे किसी ऐसे बच्चे ने जिसने केवल 3 अक्षर क्लासिक सीखा हो, शीर्ष विद्वान को हरा दिया हो। मैं हार गया। लुओमो ने अवशेष को देखा और आह भरी। दरअसल उनका मानना था कि यीयून द्वारा परिष्कृत अवशेष की दिखावट से वह मुश्किल से ही उत्कृष्ट श्रेणी में आता था। हालांकि दाव का स्वरूप यथासंभव स्पष्ट था। यही यीयून की नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि का प्रकटीकरण था। तुमने जो इस्तेमाल किया वो पूरी तरह से लुओ कबीले की 72 प्रारंभिक चालें नहीं थी, है ना? लुओमो ने पूछा। पहले यीयून की तकनीक में कई कमियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन अब देखकर उन्हें पता चल गया कि पहले उनका अनुमान लगाना बेवकूफ़ी थी। लुओमो का सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा सवाल भी था। यीयून ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ महीने पहले जब मैं माउंट फैंगलिंग में लुओ कबीले की वीरान स्वर तकनीक पर शोध कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रयोग करने की गुंजाइश है। इसलिए मैंने इसे आजमाया। क्या आपने कोशिश की? सभी लोग तुरंत अवाक रह गए। क्या सच में? महज कुछ सहज प्रयासों से उन्होंने 72 प्रारंभिक चालों के साथ एक असाधारण कलाकृति बना दी। छोटा भाई, ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैं अपनी हीनता स्वीकार करता हूँ। लुओमो ने आह भरी और सिर हिलाया। लुओमो ने हार मान ली और चला गया। भोज में सभी लोग लुओमो को जाते हुए देखते रहे, विशेषकर लुओकुई। उसका चेहरा लाल हो गया और वह महल से गायब हो जाने की तीव्र इच्छा करने लगा। पहले तो उसने यही दावा किया था कि यीयून ने उसे किस्मत से हराया है, इसलिए हारने के बाद वह बेहद नाराज था। लेकिन यीयून की डेसोलेट हेवन तकनीक को देखते हुए भला वह उससे मुकाबला कैसे कर सकता था? शुक्र है कि उसने यीयून से आगे मुकाबला नहीं किया, वरना लुओकुई को लगता कि वह अपना चेहरा नोच लेता। लेकिन क्या यीयून ने केवल 30 वर्षों तक ही साधना नहीं की थी? उसके पास निर्जन स्वर तकनीक का अभ्यास करने का समय कहाँ से आया? लुओमो पर जीत के बाद किसी ने भी यह संदेह करने की हिम्मत नहीं की कि यीयून ने भाग्य से जीत हासिल की है। वास्तव में अब कोई भी यीयून को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यीयून लुओ वंश में मौजूद दुर्लभ डेसोलेट हेवन तकनीक के प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थी। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने यीयून को देखा, उनके होंठ हिले। फिर उन्होंने प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स की ओर देखा। लुओमो की हार के बाद उनकी तरफ से यीयून का मुकाबला करने वाली एकमात्र व्यक्ति प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स ही थी। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट जानता था कि प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स की प्रतिभा अद्भुत थी और यह केवल डेसोलेट हेवन तकनीक तक ही सीमित नहीं थी। हालांकि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने केवल मुस्कुराकर अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन ये क्षणिक ही थी। उसने उसकी ओर मुस्कुराया, फिर अपना सिर घुमाकर यीयून की ओर देखा। इस भोज में वह न केवल राजकुमारी पर्पल स्पिरिट और महारानी जुबान को दबाने में विफल रहा, बल्कि उसने खुद को शर्मिंदा भी किया। ये निम्न स्तर का बदमाश जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ था, शुरू से ही उसके मन में उसके लिए कभी भी सम्मान की भावना नहीं थी। लेकिन अब यीयून भोज के बीच में खड़ा था और एक ही मैच में अपने लिए प्रसिद्धि हासिल कर रहा था। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने भी यीयून की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उन पर बर्फ की पतली परत चढ़ी हो। यीयून द्वारा इस्तेमाल किए गए 72 प्रारंभिक अभ्यासों और अवशेष में मौजूद दाव पैटर्न ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। ये युवक वाकई बहुत खास था। इसी क्षण महारानी जुबान अचानक उठ खड़ी हुई। उनकी पतली उंगलियों ने शराब का एक गिलास उठाया और कहा, बड़ी बहन, इस बार यीयून, लुओमो और लुओकुई के प्रदर्शन ने भोज में पहले ही रोमांच बढ़ा दिया है, तो क्यों न हम इसे यहीं समाप्त करें? महारानी जुबान के ऐसा कहने का मतलब था कि उन्होंने महारानी लुओ को इस असहज स्थिति से निकलने का रास्ता दे दिया। दरअसल उसे हार माननी ही पड़ी। हालांकि यीयून ने भोज में अपनी डेसोलेट हेवन तकनीक का इस्तेमाल करके महारानी जुबान का गौरव वापस दिलाने में मदद की थी, लेकिन असली ताकत की लड़ाई में महारानी जुबान अभी भी बहुत कमजोर थी। केवल एक यीयून ने ही उसके शिविर को निर्जन स्वर तकनीक में अद्वितीय बना दिया था, लेकिन लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में ये शक्ति की प्रतियोगिता थी, न कि निर्जन स्वर तकनीक की। इसलिए हालांकि महारानी जुबान महारानी लुओ और क्रिम्सन फर्मेंट को मिली हार को देखकर बहुत प्रसन्न थी, लेकिन उनके पास इस तरह का कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महारानी लुओ अपनी सीट पर वापस बैठ चुकी थीं। भोज में मिली हार और पहले हुए उनके असंयम के कारण कोई भी समझदार व्यक्ति यह बता सकता था कि वह खुश नहीं दिख रही थी। महारानी जुबान की बातें सुनने और फिर महारानी जुबान के स्पष्ट रूप से अच्छे मूड को देखकर महारानी लुओ का मूड और भी उदास हो गया। छोटी बहन सही कह रही है, हमें इसे यहीं समाप्त कर देना चाहिए, महारानी लुओ ने कहा। इस समय महारानी जुबान ने यीयून की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यीयून का प्रदर्शन बुरा नहीं था और उसे प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार मिलना चाहिए। ये तो स्वाभाविक है, हमारे लुओ वंश में प्रतिभा के प्रति हमेशा से ही विशेष लगाव रहा है।
ऐसे निर्जन स्वर तकनीक के प्रतिभाशाली व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाना स्वाभाविक है। महारानी लुओ ने सिर हिलाते हुए कहा। यह महारानी यी यून को 300 विश्व पत्थर, 24 चतुर्थ श्रेणी के अवशेष और 10 पंचम श्रेणी की परिअस्थियां प्रदान करेंगी। महारानी लुओ ने कहा। लुओ हुआए ने चुपके से अपनी आंखें घुमाईं। कितनी कंजूसी, आप में इतनी कम राशि का इनाम देने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद लुओ हुआ ने अपनी मां की ओर देखा। मां, आपको उसे और अधिक पुरस्कार देना चाहिए, लुओ हुआए ने युआन क्यूई ध्वनि संचार के माध्यम से कहा। महारानी जुबान मुस्कुराई और बोली, ये यून महारानी लुओ के आदमियों में से तो नहीं है, इसलिए उनका इतना कम इनाम देना स्वाभाविक है। जहां तक मेरी बात है, मैं कंजूसी नहीं करूंगी। ये यून ने सचमुच हमारी बहुत मदद की है। तुम भी भाग्यशाली हो कि तुम्हें निम्न लोक में ऐसी अद्भुत शख्सियत मिली। हे धन्यवाद माँ, लुओ हुआर ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। उसकी तारीफ होना उसके लिए दुर्लभ बात थी। इस समय महारानी जुबान ने ये यून की ओर देखते हुए कहा, इस समय महारानी ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा पुरस्कार नहीं सोचा है, क्योंकि तुम केवल एक साधारण नागरिक हो, इसलिए महारानी तुम्हें कुलीन उपाधि प्रदान करती हैं। तुम प्रथम श्रेणी के विस्काउंट बनोगे और जुबान ये आध्यात्मिक पर्वत तुम्हारी जागीर होगा। शुवान ये आध्यात्मिक पर्वत शुवान परिवार की जागीर थी। महारानी शुवान होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें ये यून को कुलीनता प्रदान करने का निर्णय लेने का अधिकार था, और इस श्रेष्ठ श्रेणी के आध्यात्मिक पर्वत का उपयोग जुबान परिवार द्वारा अपने वंशजों के लिए साधना स्थल के रूप में किया जाता रहा था। लेकिन अब यह पुरस्कार यी यून को दिया गया था, एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक पर्वत और प्रथम श्रेणी के विस्काउंट की उपाधि। ये सुनकर वहां मौजूद युवा अभिजात वर्ग के लोग आश्चर्यचकित रह गए और साथ ही उनमें ईर्ष्या भी जागृत हुई। पहले लुओ कुई ने लुओ हुआर के बगल में बैठने के लिए यी यून की सामाजिक स्थिति की कमी का उपहास किया था, लेकिन अब यी यून एक प्रथम श्रेणी का विस्काउंट था। लुओ कुई को दोबारा देखने पर पता चलता है कि भले ही वह एक बड़े परिवार से आता था, लेकिन उसके पास सबसे निचला कुलीन वर्ग का दर्जा भी नहीं था। कम वार्षिक वेतन होने के बावजूद केवल एक कुलीन उपाधि होने से ही लुओ वंश में यी यून की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर आ जाता। अंततः किसी की प्रतिभा उसके पूर्वजों का परिणाम होती थी। हालांकि जब किसी को कुलीनता प्राप्त होती थी तो वह उसकी अपनी असाधारण क्षमता के कारण ही होती थी। बड़े पारिवारिक कुलों के कई शिष्य अपने पूरे जीवन में कभी भी कुलीनता प्राप्त नहीं कर पाते थे। जिन लोगों को कुलीनता की उपाधि प्राप्त होती थी वे सम्मान अर्जित करने के लिए पर्याप्त कार्य कर चुके होते थे। केवल प्रथम श्रेणी के विस्काउंट की उपाधि प्राप्त करने मात्र से ही उनकी पृष्ठभूमि का उपहास करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता था कि क्या वे ऐसा करने के योग्य भी हैं। ऐसा पुरस्कार देकर महारानी जुबान ने स्पष्ट रूप से इस बात को ध्यान में रखा था। यी यून की निम्न श्रेणी की पृष्ठभूमि के कारण लोग उसका उपहास करते थे। महारानी जुबान ने उसे एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पर्वत प्रदान किया। अन्य लोगों को लगता था कि उसकी सामाजिक स्थिति नीची है, इसलिए उन्होंने उसे प्रथम श्रेणी के विस्काउंट की उपाधि दी। महारानी जुबान की सौम्य और शांत क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने वहां मौजूद कई लोगों को करारा जवाब दिया था। जुबान, ये आध्यात्मिक पर्वत अब आपको दिया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के विस्काउंट के लिए अध्यादेश जारी करने से पहले सम्राट लुओ की स्वीकृति आवश्यक है। सम्राट लुओ की तथाकथित स्वीकृति महज एक औपचारिकता थी। महारानी जुबान के परिवार का दर्जा ड्यूक के बराबर था, इसलिए उन्हें विस्काउंट की उपाधि देना कोई बड़ी बात नहीं थी। अध्याय 872 महारानी जुबान द्वारा आह्वान। महारानी लुओ की दावत का समापन पूरी तरह से अप्रत्याशित तरीके से हुआ। यी यून का नाम विभिन्न राज्यों के शीर्ष अभिजात वर्ग के साथ साथ लुओ वंश के उच्च अधिकारियों के बीच भी प्रसिद्ध हो गया। वह एक निम्न स्तर से आया था, लेकिन उसने अग्निबादल अवस्था और फीनिक्स फर्मियाना अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं के संयुक्त प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था। यह उपलब्धि शायद उतनी आश्चर्यजनक न हो, लेकिन लुओमो को उसकी निर्जन स्वर तकनीक से हराकर उसने सचमुच प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छू लिया था। अब यी यून सुर्खियों के शिखर पर था, खासकर 30 वर्ष की आयु में होने के कारण उसका भविष्य बेहद उज्ज्वल दिख रहा था। इस समय शुशुईरान कबीले के एक विशेष हॉल में रानयू जमीन पर औंधा लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए थे। उंगलियों पर अत्यधिक बल लगाने के कारण उसकी नसें फूलने लगी थीं। रानयू के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वह चुपचाप पढ़ रहा था। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति शुशुईरान कबीले के बुजुर्गों में से एक था और वह रानयू का चौथा चाचा भी था, जो हमेशा से रानयू का समर्थक रहा था। लेकिन कुछ देर पहले ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रानयू को महारानी लुओ के भोज से संबंधित बातें बताई थीं। ये जानकारी सुनकर रानयू का दिल जोर से धड़कने लगा। मामला अविश्वसनीय था, लेकिन उसका चाचा उसे कैसे धोखा दे सकता था। यी यून को भी निर्जन स्वर की तकनीक का ज्ञान था। रानयू को निर्जन स्वर तकनीक की जरा भी समझ नहीं थी। उसने अपना सारा ध्यान साधना पर केंद्रित कर रखा था। निर्जन स्वर तकनीक में बहुत समय लगता था, फिर भी साधना में उसका स्तर यी यून से कहीं कम था। अंतर बहुत ज्यादा था। यी यून को और उकसाओ मत, तुम ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। परिवार ने यी यून को निशाना न बनाने का फैसला कर लिया है। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रानयू की उम्मीदों को मानो ठंडे पानी के एक बड़े बर्तन से बुझा दिया, जिससे रानयू का शरीर हिल गया। लेकिन हमारे शुशुईरान कबीले की प्रतिष्ठा, रानयू ने असंतोष से कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इज्जत सापेक्ष होती है। अगर ये यून एक चींटी होता तो अगर वह तुम्हें हल्के से भी काटता तो उसे कुचलकर मारना आसान होता, लेकिन अब वह चींटी नहीं है। जाहिर है हमारा रान कबीला यी यून से नहीं डरता, लेकिन यी यून इस समय खूब फल फूल रहा है और राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के कारण हमारा रान कबीला शायद यी यून से निपट सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। ये जोखिम लेने लायक नहीं है। जैसे ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह कहा, घुटनों के बल बैठे रानयू की उंगलियां लगभग जमीन को फाड़ने ही वाली थीं। ऐसा क्यों हो रहा था? 1 महीने पहले तक तो यी यून उसकी नजरों में एक चींटी जैसी थी, लेकिन अब चाहे उसकी पहचान हो, रुतबा हो या शोहरत, सब कुछ यी यून के सामने फीका पड़ गया था। यहाँ तक कि उसके परिवार ने भी सामने आई स्थिति में किसी भी तरह की उथल पुथल से दूर रहने का फैसला किया था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने आगे कहा, अभी यी यून एक विस्काउंट निवास में रह रहा है। भविष्य में वह अक्सर शाही राजधानी में आएगा। जहां तक आपकी बात है, रान वंश के किसी अन्य राज्य की कोई भी साधारण जागीर चुन लीजिए, मैं आपके लिए व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगा।
अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति बोलते बोलते खड़ा हो गया और हॉल से बाहर चला गया। वहीं रानयू जमीन पर गिरी रह गई। क्या पारिवारिक संपत्ति की देखभाल करते करते धीरे धीरे बुढ़ापे में मर जाना ही उसका अंजाम था। लुओ वंश की शाही राजधानी लुओ वंश की एक पवित्र भूमि थी जहां कई कुलीन लोग रहते थे। लुओ वंश की शाही राजधानी में निवास करने का अधिकार हर किसी को नहीं था और उससे भी कहीं अधिक उस भूमि की चौंका देने वाली कीमत वहन करने का अधिकार तो किसी के पास था ही नहीं। राजसी राजधानी में घर का मालिक होना अपने आप में सम्मान की बात थी। और अब येयुन ने एक ऐसा आलीशान घर हासिल कर लिया था जिसका क्षेत्रफल लगभग आधा मील था। ये राजमहल की राजधानी में स्थित जुबान परिवार की संपत्ति थी और अब इसे येयुन को उनके निवास स्थान के रूप में सौंप दिया गया था। जब येयुन ने पहली बार विस्काउंट के निवास में प्रवेश किया तो कई लोगों ने उन्हें बधाई उपहार भेजे थे, लेकिन वहां आगंतुकों की भीड़ नहीं थी। इसके विपरीत येयुन से मिलने आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। आखिरकार येयुन महारानी जुबान के पक्ष में थी। सिंहासन के लिए चल रही इस महत्वपूर्ण लड़ाई के दौरान राजमहल में मौजूद गुटों को दोनों पक्षों के लोगों के साथ व्यवहार करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता था। जिस रात येयुन ने विस्काउंट के निवास में ठहरना शुरू किया उसी रात एक आगंतुक आया। वह शाही महल का स्वर्ण कवचधारी रक्षक था। वह एक खबर लेकर आया था, महारानी जुबान येयुन से मिलना चाहती थी। ये स्वाभाविक था कि महारानी जुबान भोज के बाद येयुन से मिलना चाहती थी। अपना सामान थोड़ा बहुत पैक करने के बाद वह सुनहरे कवच वाले रक्षक के साथ सीधे फेंगहुआ महल की ओर चल पड़ा। ये पहली बार था जब येयुन ने लुओ वंश के शाही महल का दौरा किया था। सामने देखने पर वह महल अमर पर्वतों से घिरा हुआ था जिन पर चारों ओर आलीशान इमारतें बनी हुई थीं। राजमहल का मुख्य भाग एक विशाल आवरण से घिरा हुआ था और अदृश्य था। महान सम्राट लुओ इसी क्षेत्र के मुख्य भाग में निवास करते थे। फेंगहुआ महल राजमहल के पीछे स्थित था और उसी प्रकार एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच से सुरक्षित था। सुनहरे कवच वाले रक्षकों की सुरक्षा में येयुन सफलतापूर्वक महल में प्रवेश कर गया। फेंगहुआ महल का अधिकांश भाग लाल कांच की टाइलों से ढका हुआ था। दूर से देखने पर फेंगहुआ महल गहरे पहाड़ों में बसे अग्नि पक्षी की तरह प्रतीत होता था। ये बेहद खूबसूरत और शानदार था। लिटिल युन, जैसे ही येयुन ने फेंगहुआ महल के मुख्य हॉल में कदम रखा उसे एक सुखद आश्चर्य भरी आवाज सुनाई दी। ये लुओ हुआर की आवाज थी। येयुन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लुओ हुआएं लाल रंग का कुर्ता पहने मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ रही है। फेंगहुआ महल का मुख्य हॉल मुलायम पंखों वाले कालीन से ढका हुआ था, इसलिए लुओ हुआएं नंगे पैर चल रही थी। उसके सुंदर पैर की उंगलियां सफेद मोतियों की माला जैसी लग रही थीं। और लुओ हुआर के पीछे महारानी जुबान थीं। महारानी के रूप में वह सुरुचिपूर्ण और प्रतिष्ठित आचरण वाली थीं। हालांकि जब महारानी जुबान ने अपनी बेटी को देखा तो उन्होंने अपना सिर हिला दिया। आमतौर पर लुओ हुआर महल से बाहर होने पर राजकुमारी जैसा व्यवहार नहीं करती थी और सब कुछ सह लेती थी, लेकिन महल में उसके हाव भाव से जरा भी अंदाजा नहीं लगता था कि वह राजकुमारी है। अब येयुन के सामने लुओ हुआर इस तरह व्यवहार कर रही थी। येयुन महारानी जुबान को प्रणाम करती है और अभिवादन करती है। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। येयुन को गंभीरता से उसे राजकुमारी पर्पल स्पिरिट कहकर पुकारते देख लुओ हुआर को असहज महसूस हुआ और उसने जल्दी से येयुन की बात काट दी। हालांकि येयुन ने उसे राजकुमारी कहा, लेकिन शायद वह मन ही मन अपनी हंसी रोक रहा था। काफी समय हो गया जब हम मिले थे। नन्हे युन, तुमने काफी तरक्की की है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल भी नहीं। राजकुमारी बहुत प्रसन्न है। निचले लोक में बिताए दिनों को याद करके लगता है कि तुम वीरान स्वर तकनीक में बहुत माहिर थे। उस समय भी राजकुमारी तुम्हारी प्रतिभा की बहुत सराहना करती थी। लुओ हुआर उसके पास आकर हंसते हुए बोली। जब येयुन ने यह वाक्य सुना तो उसे कुछ अजीब सा लगा। अपने निवास पर लौटते ही साधना करने का अवसर अवश्य पकड़ें। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए आपको एकांतवास में चले जाना चाहिए। लुओ हुआर ने ये कहते हुए येयुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जाओ। परीक्षा शुरू होने तक एकांतवास में रहो। ध्यान मत भटकाना। आखिर चल क्या रहा था? येयुन अपना सिर खुजा रहा था। उसे यहाँ सिर्फ कुछ वाक्य सुनाने के लिए बुलाया गया था और फिर उसे एकांत प्रशिक्षण में भेजने के लिए। येयुन ने महारानी जुबान को खाली निगाहों से देखा और उसने उन्हें ये कहते हुए सुना, जल्दी नहीं है। इस महारानी को अभी भी आपसे कुछ बातें करनी है। लुओ हुआर ने जल्दी से कहा, माँ, छोटे युन को एकांत प्रशिक्षण में प्रवेश करने की आवश्यकता है। ये तो बस कुछ छोटी मोटी बातें हैं, इससे उनके एकांतवास में ज्यादा देरी नहीं होगी। महारानी जुबान ने यह कहकर येयुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, येयुन, क्योंकि तुम निचले लोक से हो को जानते हो, इसलिए इस महारानी के सामने ज्यादा औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। हुआ ने बताया कि जब आप दोनों पहली बार मिले थे तो आपका रिश्ता सौहार्दपूर्ण नहीं था और आप दोनों के बीच कुछ अनबन थी। महारानी हुआ के स्वभाव को जानती हैं, इसलिए उनका कुछ विवाद खड़ा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि पवित्र अवशेष के मामले में बात हद से आगे बढ़ गई थी। महारानी ने उन्हें पहले ही फटकार लगा दी थी। क्या यह मामला उस अवशेष से संबंधित था? क्या ये शोधन प्रक्रिया के दौरान अवशेष के विस्फोट से संबंधित था? लुओ हुआए ने येयुन को मूर्ख बनाने के लिए चाल चलने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः लुओ कुई द्वारा अपने कड़ाहे को उड़ा देने के कारण ही लुओ हुआए ने अंततः इस बात की पुष्टि की कि उसके अवशेष के विस्फोट का कारण येयुन की साजिशें थीं। अध्याय 873 राजकुमारी का आदान प्रदान। लुओ हुआए येयुन के बगल में खड़ी थी और उसने अपनी आंखों से उसे इशारा किया। जैसे ही वह युआन चिवानी संदेश भेजने वाली थी, महारानी जुबान ने उस पर हल्की सी नजर डाली। लुओ हुआए का मुंह खुला रह गया और वह कुछ नहीं बोली। येयुन हिचकिचाया और लुओ हुआर की ओर एक नजर डाली, फिर महारानी जुबान की ओर देखा। वह कुछ उलझन में था। क्या इस शरारती बच्ची ने महारानी जुबान से शिकायत की होगी और उम्मीद की होगी कि उसकी माँ उसका बदला लेगी? उसने ईमानदारी से कहा, निचले लोक में अवशेष से संबंधित मामला महज महारानी द्वारा इस तुच्छ प्राणी पर किया गया एक मजाक था। हालांकि इस तुच्छ प्राणी ने राजकुमारी के प्रति असावधानी और अपमानजनक व्यवहार किया था। मैं महाराज से क्षमा मांगता हूँ। ये सुनकर लुओ हुआए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। महारानी जुबान ने लुओ हुआए को घूरते हुए येयुन से मुस्कुराते हुए कहा, हुआए ने मुझे बताया कि तुमने उसे तंग किया था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मामला उल्टा था? येयुन दंग रह गया। उसे लगा था कि वह बौनी राजकुमारी होने का फायदा उठाकर उससे बदला लेगी।
लेकिन लगता तो ऐसा नहीं हुआ। असल में तो उत्पीड़न उसी के साथ हुआ था, लेकिन महारानी जुबान के कहने के तरीके से तो ऐसा लग रहा था मानो लुओ हुआ विजयी हुई हो। ये यून को कुछ पल के लिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उस अवशेष का विस्फोट वास्तव में कोई गंभीर बात नहीं थी, लेकिन अगर महारानी जुबान को पता चल गया कि उसने लुओ हुआ का शव देखा था तो ये यून ने सूखी खांसी की और उसे लगा कि आज कम बोलना ही बेहतर होगा। महारानी जुबान की बातें सुनना ही बेहतर था। दरअसल आज भोज समाप्त होने के बाद महारानी जुबान ने लुओ हो एर से ये उनके बारे में कुछ सवाल पूछे। लुओ हो एर ने कभी सोचा भी नहीं था कि महारानी जुबान इतने मामूली मामलों के बारे में पूछेगी। उसने पहले अपनी शर्मनाक बातों को बड़ा चढ़ाकर बताया था और सारा दोष यून पर मर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ इतनी निर्दयी होंगी कि यून को बुलाकर वहीं पर उसकी पोल खोल देंगी। सच तो यह है कि एक माँ अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह जानती है। महारानी जुबान ने उत्सुकता से यून को देखा। वह जानती थी कि उनकी बेटी राजमहल में हमेशा से ही शरारती रही थी। लुओ हुआर के हाथों सभी पहरेदार और राजमहल की नौकरानियां परेशान होती रही थीं। केवल डोंगर जैसी नौकरानी ही, जो इतनी भोली थी कि लुओ हुआर को उसे तंग करने में कोई उपलब्धि महसूस नहीं होती थी, लुओ हुआर का साथ दे सकती थी। हालांकि महारानी जुबान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि निचले लोग के एक छोटे से स्थान से कोई लुओ हुआ एर को कष्ट पहुंचाएगा। उन्हें क्षण भर के लिए यह मनोरंजक लगा। बेशक उनकी राय में ये तो बच्चों की मात्र शरारत थी। एक संदेह का खंडन करना ही काफी था, इसलिए महारानी जुबान ने आगे कोई पूछताछ नहीं की। इसके बजाय उन्होंने ये उनसे पूछा, क्या आपको विस्काउंट के निवास में रहने की आदत है? विषय बदलते ही लुओ हुआ ने राहत की सांस ली। अगर महारानी जुबान को उसके भेद खुलने की बात पता चल जाती और महारानी जुबान उसे और यीयून के मूर्खतापूर्ण जवाबों को समझ लेती तो सच सामने आने पर उसे सचमुच आत्महत्या करनी पड़ती। यीयून ने कहा, विस्काउंट का निवास स्थान विशाल और आरामदायक है। धन्यवाद महाराज। ठीक है, यह अच्छी बात है। हुओ एर ने जो कहा वह भी सही है। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं विशेषज्ञों और प्रतिभाशाली लोगों से भरी हुई हैं। आपको बहुत तैयारी करनी होगी। आपको ये जानना होगा कि भले ही भोज में आपको बहुत ध्यान मिला हो, लेकिन ये केवल वीरान स्वर तकनीक के पहलू से संबंधित है। महारानी लुओ की तरफ से वे लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में आपको आपके पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। यह महारानी आपसे झूठ नहीं बोलेंगी। इस महारानी के खेमे में शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों की संख्या उनके खेमे की तुलना में बहुत कम है। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं आपके लिए आसान नहीं होंगी। यीयून ने महारानी जुबान की चेतावनी पर सहमति में सिर हिलाया। जाहिर है उसने ऐसी बातों का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। पब फ्यूचर एड्स। जी हाँ, महारानी ने आपको फेंगुआ महल में ठहरने और साधना करने के लिए बुलाया है। यहाँ की साधना भूमि आपके विगदा निवास से कहीं बेहतर है। आप इनमें से किसी भी भूमि का उपयोग कर सकते हैं। हुओ एर आपके साथ रहेगी। महारानी जुबान के ऐसा कहने पर ये उनके मन में कुछ विचार आया और उसने पूछा, क्या महारानी भी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग ले रही हैं? ये उनका मानना था कि लुओ हुआर की उम्र उपयुक्त होने के कारण उसका लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में शामिल होना उचित था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महारानी जुबान सिर हिलाकर कहेंगी, नहीं, हुआर श्वेत लोमड़ी वंश में जाएगी और वहाँ के सामूहिक प्रशिक्षण और परीक्षाओं में भाग लेगी। और इसके बदले में राजकुमारी श्वेत लोमड़ी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के लिए यहीं रहेंगी। महारानी जुबान के शब्दों ने यीयून को आश्चर्यचकित कर दिया। अदला बदली, लुओ वंश और श्वेत लोमड़ी वंश के बीच राजकुमारियों का आदान प्रदान होना था। ये किस लिए था? क्या ये दोनों वंशों के गठबंधन का कोई अनुष्ठान था? यीयून को थोड़ी जिज्ञासा तो हुई, लेकिन महारानी जुबान से सीधे पूछना असभ्यता थी। इसके अलावा महारानी जुबान के चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था कि उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया। उनके चेहरे के भाव में आए हल्के बदलाव से यह स्पष्ट हो गया। ठीक है, आपके रहने की व्यवस्था हुओ एर कर देगी। आप जा सकते हैं। हुओ एर, यीयून को आसपास घुमाओ ताकि वह इस जगह से परिचित हो जाए। महारानी जुबान ने यह कहने के बाद अपना हाथ हिलाया। इस समय लुओ हुआर बेहद शर्मिंदा थी। महारानी जुबान के निर्देश सुनकर उसने राहत की सांस ली। जीभ थूकते हुए उसने यीयून की आस्तीन खींची और कहा, जल्दी जाओ। तुम लोगों को इतनी अच्छी तरह से क्यों समझते हो? तुमने लगभग इस राजकुमारी को शर्मिंदा कर दिया था। हॉल से बाहर निकलते हुए लुओ हुआ ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और नाखुशी से कहा। यीयून अवाक रह गई। ये सब क्या था? झूठ तो तुमने बोला था, मैंने तो बस सच बोला था। मैं तुमसे कह रही हूँ, हम उस अवशेष विस्फोट को भूल जाएंगे। अगर वह बात कभी भी बाहर आ गई तो ये राजकुमारी तुम्हारा गला घोंटकर मार डालेगी। लुओ हुआ ने शर्माते हुए कहा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लुओ हुआ शर्म से खुलकर बोल नहीं पाए, लेकिन यीयून समझ गया था। उसे हंसी तो आई, पर उसने खुद को रोक लिया। चेहरे पर गंभीरता का भाव लाने की पूरी कोशिश करते हुए उसने कहा, मैं समझ गया हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। तुम्हें अभी भी हंसने की हिम्मत है। किसी कारणवश लुओ हुआ एर उसकी असलियत समझ गई थी और वह तुरंत भड़क उठी। यीयून ने नाखुशी का भाव दिखाया। उसने कसम खाई कि उसने अपने होंठ तक नहीं हिलाए, लेकिन लुओ हुआ एर को पहले से ही यकीन था कि वह हंसना चाहता था। राजकुमारी तुम्हें चेतावनी दे रही हैं, इस बारे में किसी से बात मत करना। बेहतर होगा कि तुम इसे तुरंत भूल जाओ। किस्मत से तुम्हें इतना फायदा हुआ है कि अब भी हंसना चाहते हो। तुम राजकुमारी को बहुत गुस्सा दिला रहे हो। लुओ हुआ ने गुस्से से कहा, मैं हंस नहीं रहा हूँ। यीयून ने विरोध किया। वास्तव में वह हंसा नहीं था। तुम मन ही मन हंसने की सोच रहे हो तो यह मायने रखता है। लुओ हुआ ने बड़े यकीन से कहा, मानो उसने उसे पूरी तरह समझ लिया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यीयून अवाक रह गया। वह जानता था कि वह लुओ हुआ से अधिक नहीं बोल सकता, इसलिए उसने बातचीत का विषय बदलते हुए पूछा, राजकुमारी बैंगनी आत्मा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रुको, बेहतर होगा कि तुम मुझे लुओ हुआ एर कहो। अगर नहीं तो हुआ एर भी ठीक है। प्रिंसेस पर्पल स्पिरिट कहना थोड़ा अटपटा लगता है। ओह ठीक है हुओ एर। पहले महारानी जुबान ने बताया था कि तुम श्वेत लोमड़ी कबीले में होने वाले परीक्षणों में भाग लोगी और महारानी जुबान व्यवस्थाओं से नाखुश लग रही थी। ऐसा क्यों था? यीयून के सवाल पर लुओ हुआर को फिर से गुस्सा आ गया। अपने दांत पीसते हुए उसने गुस्से से कहा, यह सब उस डायन महारानी लुओ का विचार है।
वह चाहती है कि उसका बेटा राजकुमारी श्वेत लोमड़ी से शादी करे। उससे शादी करने से क्रिम्सन फर्मेंट का रुतबा बढ़ जाएगा। और कौन जाने श्वेत लोमड़ी कबीले के लोग क्या सोच रहे हैं, वे तो इसके लिए राजी भी हो गए। हालांकि श्वेत लोमड़ी कबीले के लोग ऊपरी तौर पर तो आसानी से सहमत होते दिख रहे हैं, लेकिन वे अपनी राजकुमारी को लुओ कबीले की परीक्षाओं के लिए यहाँ छोड़ने को कैसे आश्वस्त हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे श्वेत लोमड़ी कबीले में भेजने का प्रस्ताव रखा है। इस तरह अदला बदली से उनकी चिंता दूर हो जाएगी। माँ के अनुसार महारानी लुओ की एक और योजना है। वह न केवल क्रिम्सन फर्मेंट की शादी राजकुमारी व्हाइट फॉक्स से करवाना चाहती हैं, बल्कि वह ये भी चाहती हैं कि उनके कबीले का कोई लोमड़ी जैसा लड़का इस राजकुमारी को पसंद करे। जब समय आएगा तो मेरी शादी व्हाइट फॉक्स कबीले में हो जाएगी, तब मेरे पास सिंहासन के लिए क्रिम्सन फर्मेंट से लड़ने की योग्यता नहीं रहेगी। ये सुनकर यी यून ने हैरानी से उसकी ओर देखा। इस सरल सी योजना में कई छिपे हुए इरादे थे। तो क्या महामहिम ने इस पर सहमति दे दी है? जी हाँ, पिताजी मान गए हैं। हमारा लुओ वंश अभी तक उबर नहीं पाया है और उसे वाकई सहयोगियों की जरूरत है। लेकिन अगर वे इस राजकुमारी की शादी करवाने की सोच रहे हैं तो यह उनकी नादानी होगी। वे लोमड़ी जैसे दिखने वाले पुरुष बेहद नपुंसक हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और अगर मैं इससे असहमत हुई तो पिताजी मुझे मजबूर नहीं करेंगे। यी यून ने सिर हिलाया। हालांकि अगर श्वेत लोमड़ी वंश का कोई राजकुमार लुओ हुआ ए से प्रेम करता तो सम्राट लुओ को शायद इस पर विचार करना पड़ता। यदि क्रिम्सन फर्मेंट की शादी प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स से हो जाए और लुओ हुआर की शादी नए व्हाइट फॉक्स सम्राट से हो जाए तो दोनों कुलों का गठबंधन अटूट हो जाएगा। जहां तक लुओ कबीले के सबसे बड़े दुश्मन फेफेंसम संप्रदाय की बात है, जो सिंधोल से आया था और कुछ दशक पहले लुओ कबीले की शाही राजधानी तक हमला कर चुका था, वे अब उतने भयभीत नहीं होंगे। ये यून को लुओ हुआर की चिंता सता रही थी। जब बात सचमुच वंश के उत्तराधिकार से जुड़ी हो तो एक पिता का नियम सम्राट के मिशन के सामने टिक नहीं पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सम्राट एक योग्य सम्राट नहीं कहलाएगा। अगर हम 10,000 कदम पीछे भी देखें तो भी अगर लुओ हुआर इसे रोकने में कामयाब हो भी जाती तो भी सम्राट लुओ की नज़र में उसकी इज्जत बहुत कम हो जाती। ऐसे में उसके सिंहासन पर बैठने की संभावना बहुत कम हो जाती। महारानी लुओ की चालें देखने में सरल लगती थीं, लेकिन वे बेहद घातक थीं। शायद यही कारण था कि महारानी जुबान नाखुश दिख रही थी। जब ये यून सोच ही रहा था कि लुओ हुआर के अगले वाक्य ने उसे लगभग जमीन पर गिरा दिया। लुओ हुआ एर ने कहा, मैं कहती हूँ नन्ही यून, जब तुम लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लो तो नन्ही सफेद लोमड़ी का हाथ जीत लेना। अगर तुम क्रिम्सन फर्मेंट की होने वाली पत्नी को छीन लो तो मजा आएगा। हाँ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये यून अवाक रह गया। मेरी एक पत्नी है। ओह, आपकी शादी हो गई, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फे जाति में एक योद्धा बहुविवाह कर सकता है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। लुओ हुआ एर ने उदासीनता से कहा। ये यून उसे घूरता रहा और आगे कुछ भी बोलने की उसकी इच्छा नहीं हुई। हालांकि अगर किसी ने सचमुच राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को अगवा कर लिया तो क्रिम्सन फर्मेंट में शायद भीषण आक्रोश फैल जाएगा। यह न केवल उसकी प्रेमिका को छीनने से उपजे आक्रोश का कारण था, बल्कि इससे सिंहासन तक पहुंचने का उसका रास्ता भी खतरे में पड़ गया था। छी, ये तो बस एक मजाक था। वैसे भी अगर तुम उसका पीछा भी करो तो शायद कामयाब भी न हो पाओ। उस छोटी सी लोमड़ी के ऊंचे मापदंड हैं, हो सकता है वो तुम्हारे बारे में सोचे भी नहीं। हाँ, ये कहते हुए लुओ हुआर हंस पड़ी। वो ये यून पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अध्याय 874 लोमड़ी यहाँ है। महारानी जुबान के महल के रूप में फेंगुआ महल साधना के मामले में विसाधिकार के निवास स्थान से कहीं बेहतर था। ये व्यावहारिक रूप से लुओ वंश की शाही राजधानी में साधना के लिए शीर्ष स्थानों में से एक था। अगले कुछ दिनों तक ये यून ने फेंगुआ महल में शांतिपूर्वक साधना की। उनके रहने सहने की व्यवस्था महारानी जुबान द्वारा नियुक्त महल की दासियों ने की थी। उन्होंने लुओ हुआ एर के साथ साधना की और वे कभी कभी अभ्यास भी करते थे। समय बहुत जल्दी बीत गया। उस दिन फेंगुआ महल के ऊपर आकाश अचानक मोतियों जैसी मधुर ध्वनियों से गूंज उठा। ये ध्वनि दूर से आती हुई प्रतीत हुई, पर कानों को बहुत सुरीली लगी। साधना कक्ष में मौजूद महल की दासियां भी ऊपर देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। पलक झपकते ही मैग्नोलिया के बादलों से कुछ सफेद रिबन गिरे, मानो आकाश को धरती से जोड़ रहे हों। सफेद रोशनी चमक उठी, मानो 9 स्वर्गों से कोई महल उतर आया हो। रिबन पर आकृतियों की एक पंक्ति खड़ी थी। उनका नेतृत्व कर रहे व्यक्ति के सफेद बाल जमीन तक लटके हुए थे और उन्होंने लोमड़ी के फर से बने चोगे के नीचे रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। उनके पीछे कई बलवान पुरुष चल रहे थे। अन्य आकृतियां गुलाबी टॉप और नीली स्कर्ट पहने सुंदरियां थीं। उनके सिर पर सजे आभूषण हवा में झंझना रहे थे, जिससे मोतियों जैसी मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। इन लोगों के प्रकट होते ही वे स्वर्ग में रहने वाले अमर प्राणियों के समान प्रतीत हुए। वे आंखों को भाने वाले और आम लोगों को चकित कर देने वाले थे। उनके पदचिन्हों की ध्वनि सुनकर जो भी उन्हें सुनता अनायास ही परम सुख का अनुभव करता। ये यून ने एक पल के लिए ये सुना, फिर उसने अपना दिमाग साफ किया और होश में आ गया। ये लोग कौन हैं? क्या इन्हें फेंगुआ महल के ऊपर उड़ने की अनुमति है? ये यून ने पूछा। युवक स्वामी, वे श्वेत लोमड़ी कबीले के लोग हैं। महल की एक दासी ने उत्तर दिया। व्हाइट फॉक्स के लोग? यह आश्चर्यजनक था कि वे फेंगुआ महल के ऊपर उड़ सकते थे। आमतौर पर शाही महलों के पास आने पर रईसों को दूर से उतरना पड़ता था और महल में पैदल प्रवेश करना पड़ता था। श्वेत लोमड़ी वंश के अभियान में मैग्नोलिया के बादल उनके मार्ग को सुशोभित कर रहे थे, साथ ही दिव्य संगीत भी गूंज रहा था, जिससे वे देवताओं के समान प्रतीत हो रहे थे। ये लुओ वंश से बिल्कुल भिन्न था। लुओ वंश का शाही परिवार जब भी किसी अभियान पर जाता था तो वे आमतौर पर प्राचीन परिवंश से युक्त एक भव्य वाहन का चयन करते थे। वह देखने में तो भव्य लगता था, लेकिन उसमें एक प्रकार की शालीनता का अभाव होता था। ये काफी सुरुचिपूर्ण है, ये यून ने कहा। वह जानता था कि मैग्नोलिया के बादल और रिबन स्पिरिट क्रूजर से मिलते जुलते थे। हालांकि उनकी कीमत कहीं अधिक थी। जहां तक अलंकरणों की बात है, उन पर रहस्यमयी आकृतियां उकेरी गई होंगी। ये यून को राजकुमारी श्वेत लोमड़ी याद आ गई, जिससे वह भोज में मिला था। ये वह तो नहीं हो सकती है ना? सफेद रिबन फेंगुआ महल की ओर नीचे उतरे और थोड़ी देर बाद महल की एक दासी सामने के हॉल से आए और बोली, युवा स्वामी जी, महारानी और उनकी राजकुमारी आपको आमंत्रित करती हैं।
मैं अभी आता हूँ। ये यून ने अपने साधना वस्त्र बदले और वह महल की दासी के पीछे पीछे मुख्य हॉल में चला गया। अंदर प्रवेश करते ही यून ने उन दर्जन भर से अधिक लड़कियों को देखा जो पहले रिबन पर खड़ी थीं। उन लड़कियों के चेहरे आड़ू के फूलों जैसे थे और वे सभी बहुत लंबी थीं। वे लगभग एक जैसी दिखती थीं, जो स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक चयन का परिणाम था। ये यून ने उनकी आकर्षक आंखों और पीछे लहराती लोमड़ी की पूंछों पर ध्यान दिया। वाकई वे लोमड़ी कबीले की लड़कियां थीं और हॉल के मुख्य आसन पर महारानी जुबान बैठी थीं। उनसे थोड़ा नीचे बाईं ओर लुओहुआर और दाईं ओर लोमड़ी की खाल से बने वस्त्र पहने सफेद बालों वाली एक महिला बैठी थी। ये यून उस व्यक्ति का रूप देखकर सचमुच दंग रह गई। उस व्यक्ति के सफेद बाल चांदी जैसी चमक से जगमगा रहे थे और उसके सिर से इस तरह नीचे लटके हुए थे। वह स्पष्ट रूप से पुरुष था, लेकिन उसका रूप रंग स्त्री से भी कहीं अधिक आकर्षक था। उसकी बाहों के बीच 3 सिंदूरी बिंदु थे जो उसे स्त्रीत्व का स्पर्श देते थे, लेकिन उससे एक मर्दाना आभा निकलती थी जो किसी ड्रैगन की याद दिलाती थी। वह स्पष्ट रूप से एक सम्मानित व्यक्ति था जिसने उथल पुथल भरे समय को जिया था। कैसा लगा नन्हे यून? क्या तुम हैरान हो? ये तो एक मोहक नर लोमड़ी है। इसी क्षण लुओहुआर की आवाज़ ये यून के कानों में गूंजी। जब ये यून ने लुओहुआर की बातें सुनी तो वह लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया। शुक्र है कि वह चाय नहीं पी रहा था, वरना सारी चाय छलक जाती। लुओहुआर के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह उस सफ़ेद बालों वाले युवक से नाखुश थी। इसी क्षण महारानी जुबान ने कहा, तीसरे राजकुमार, यही यून हैं। ये यून ये श्वेत लोमड़ी वंश के तीसरे राजकुमार हैं। वे विशेष रूप से हमारे लुओ वंश की राजसी राजधानी में दर्शन करने आए हैं। उन्होंने भोज में आपके प्रदर्शन के बारे में सुना था और वे आपसे मिलना चाहते थे। तीसरे राजकुमार प्रतिभाओं के प्रति सम्मान रखने वाले व्यक्ति हैं। महाराज, आप मुझे बाई युएकिंग कह सकते हैं। बाई युएकिंग ने कहा। उसकी आवाज़ सुनने में मधुर थी, लेकिन थोड़ी स्त्री जैसी लग रही थी। उसने महारानी जुबान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर यीयून की ओर नजर डाली। जैसे ही श्वेत लोमड़ी वंश के तीसरे राजकुमार की नज़र उस पर पड़ी, यीयून को लगा कि उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। यह अनुभूति बहुत कमजोर थी। यीयून के बैंगनी क्रिस्टल के बिना ये लगभग अदृश्य थी। यीयून ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। सिर्फ मुलाकात के बाद ही इस तरह की जांच पड़ताल करना, क्या बाई युएकिंग को यकीन था कि वह इसका पता नहीं लगा पाएगा? यीयून के गुस्से को देखकर बाई युएकिंग की पतली आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और मानो उसने मुस्कुरा दिया हो। इसे सचमुच एक नखरीली नज़र कहा जा सकता है। मैंने जुएर से सुना था कि यह यीयून काफ़ी दिलचस्प है और मैं सोच रही थी कि वह किस तरह का इंसान होगा, लेकिन आज उससे मिलने के बाद स्वाभाविक रूप से उसकी तुलना प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट जैसे रत्न से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के अधीनस्थ लुओमो से तुलना करने पर भी वह बहुत ही निम्न स्तर का प्रतीत होता है। साधना स्तर, शक्ति और आधारभूत संरचना के मामले में, विशेष रूप से उसके शरीर की जीवन शक्ति फे जाति से कहीं कम है। हालांकि जुए शायद ही कभी बड़ा चढ़ाकर बोलती है। चूंकि उसने भोज में हुई स्थिति का वर्णन किया है, इसलिए ये स्पष्ट रूप से सच लगता है। हालांकि ये बहुत ही असंभव है कि उसने उत्कृष्ट तृतीय श्रेणी की कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए स्वयं 72 प्रारंभिक चालों में संशोधन किया हो। यीयून को शायद 72 चालों का कोई आकर्षक संशोधित रहस्यमय संस्करण मिल गया होगा और उसने भोज के लिए विशेष रूप से ऐसी आश्चर्यजनक प्रस्तुति देने की तैयारी की होगी। यदि ऐसा नहीं था तो प्रारंभिक चालों में प्रतिस्पर्धा करने का अनुरोध करने की क्या आवश्यकता थी? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाई युएकिंग ने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया। उसे विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में इतनी प्रतिभा का कोई स्रोत है। संभवतः यीयून ने कोई चालाकी भरी चाल या अन्य धोखे का सहारा लिया होगा। उन्हें उम्मीद थी कि लुओ वंश में जाने के बाद राजकुमारी श्वेत लोमड़ी राजकुमार लाल आकाश से विवाह कर लेंगी, जिससे दोनों पक्षों के बीच गठबंधन हो जाएगा। भविष्य में जब बाई युएकिंग सिंहासन पर बैठेगा तो उसकी शक्ति स्थिर हो जाएगी। श्वेत लोमड़ी वंश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसका प्रभाव भी फैलेगा। हालांकि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स द्वारा यीयून को देखने के बाद प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट का उनका वर्णन काफी नीरस हो गया और इसके बजाय उन्होंने यीयून के बारे में अधिक बात की। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि राजकुमारी पर्पल स्पिरिट और यीयून पुराने परिचितों की तरह लग रहे थे और उनके बीच अच्छे संबंध भी दिख रहे थे। उस समय भोज में यीयून राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के बगल में बैठी थी और वह राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के ठीक सामने थी। इससे बाई युएकिंग बेहद नाराज हो गई, इसलिए फेंगहुआ महल पहुंचते ही उन्होंने तुरंत यीयून से मिलने का अनुरोध किया। हालांकि यीयून से मिलने पर बाई युएकिंग कुछ निराश हुए। उनके पास श्वेत लोमड़ी स्वर्ग नेत्र था, जिससे वे यीयून की साधना और शक्ति को एक नज़र में ही जान सकते थे। स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में यीयून उनके लिए पर्याप्त योग्य नहीं थे, भले ही वे निर्जन स्वर्ग तकनीक में निपुण थे। इसके अलावा पृष्ठभूमि और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में यीयून उससे कहीं कमतर था। अगर वह यीयून को अपना प्रतिद्वंदी मानता तो इससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। उसे पूरा विश्वास था कि लुओहुआर कभी भी यीयून से सच्चा प्यार नहीं करेगी। लुओहुआर के भोले भले व्यवहार से उसे लगा कि वह लड़के लड़की के रिश्तों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। उसे किसी से भी आसानी से प्रभावित होने की संभावना कम थी, इसलिए बेहतर यही होगा कि वह धीरे धीरे उनके बीच प्यार की भावनाएं विकसित करे। ये विचार मन में कौंधते ही बाई युएकिंग मुस्कुरा उठा। तो तुम हो यीयून, तुम्हारा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। बाई युएकिंग ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी आवाज़ वसंत की गर्म हवा जैसी मधुर थी। यह आकर्षक लोमड़ी बड़ा घमंडी है। खुद को क्या समझता है? सोचता है जैसे स्त्री पुरुषों का कोई वरदान हो। क्या छोटी यून को उसकी राय की जरूरत भी है? लुओहुआर ने मुंह फुलाकर अपने आसपास के लोगों को अपनी आवाज़ सुनाई। ये सुनकर यीयून ने अपनी हंसी रोक ली और चुप रहा। अध्याय 875 लुओहुआर का दुष्ट विचार। महाराज, मैं यहाँ सबसे पहले निमंत्रण पर लुओ वंश की राजधानी का दर्शन करने आया हूँ और दूसरे नंबर पर राजकुमारी पर्पल स्पिरिट से मिलने आया हूँ, और सुविधा के लिए मैं राजकुमारी को व्हाइट फॉक्स वंश ले जाऊंगा। बाई युएकिंग ने लुओहुआर की ओर मुड़ते हुए कहा और अचानक उसका स्वर और भी मधुर हो गया। जिस तरह से उसने लुओहुआर को देखा उससे लुओहुआर को बहुत असहज महसूस हुआ। यह मोहक लोमड़ी जैसा आदमी क्या कर रहा है? उसकी आंखें इतनी कामुक क्यों हैं? मुझे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और यीयून को ऐसा लगा कि अभिमानी बाई युएकिंग का लुओहुआर के प्रति नजरिया बदल गया था। अब वह कोमल भाव से देख रहा था, मानो उसके मुंह में शहद भरा हो।
ओह, क्या ये व्यक्ति उन श्वेत लोमड़ी राजकुमारों में से एक है जिनका आपने पहले जिक्र किया था? कोई ऐसा जो आपको पसंद कर सकता है? ये यून ने आवाज संचार के माध्यम से पूछा, लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ये संभावना नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। लुओ हुआ ने आंखें फाड़कर देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस बुढ़िया महारानी लुओ को तो पहले ही कोई मिल गया है, और तो और वो एक मोहक पुरुष है। बस उसके आसपास रहने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? तभी लुओ हुआ एर को सच्चाई का एहसास हुआ। महारानी लुओ ने उसे बेच दिया होगा। एक तरफ तो उन्होंने क्रिम्सन फर्मेंट की शादी राजकुमारी व्हाइट फॉक्स से करवा दी, वहीं दूसरी तरफ उसे व्हाइट फॉक्स कबीले को बेच दिया। एक तीर से दो निशाने। भाई योइकिंग को महारानी लुओ ने आमंत्रित किया था, वह उन्हीं के लिए यहाँ आया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही यह व्यक्ति प्रकट हुआ, लुओ हुआ एर को यह एहसास हुआ कि जिस तरह से वह उसे देख रहा था वह काफी अजीब था। ठीक है, ये राजकुमारी अभी तक श्वेत लोमड़ी कबीले में गई भी नहीं है और उसके लिए एक उम्मीदवार का चयन भी हो चुका है। उम्मीदवार को यहाँ बुलाया भी जा चुका है। हुओ एर, इस समय महारानी जुबान ने हल्के स्वर में बोलते हुए भड़क उठ रही लुओ हुओ एर को चुप करा दिया। उसने लुओ हुआ एर की ओर एक नजर डाली और लगभग न के बराबर सिर हिलाकर उसे जवाब दिया। हालांकि महारानी जुबान ने लुओ हुआ को रोक दिया था, फिर भी वह इस मामले को लेकर बहुत गुस्से में थी। महारानी लुओ ने अपने बेटे को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने और महारानी जुबान की बेटी का विवाह श्वेत लोमड़ी वंश में कराने के लिए अपनी ही योजना को अंजाम देने की मनमानी की। उन्होंने अपनी बेटी की इच्छाओं की अवहेलना की और अपनी बेटी के बदले पूरे लुओ वंश के हितों को दांव पर लगा दिया। ये वाकई एक चतुर रणनीति थी। महारानी जुबान ने बाई युएकिंग की ओर देखा। अपने गुस्से के बावजूद उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उनके आचरण को ठेस पहुंचे। लुओ वंश पर फैंसम संप्रदाय का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में बाई युएकिंग श्वेत लोमड़ी वंश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वे उनके भरोसेमंद सहयोगी थे, इसलिए यदि इस मामले के कारण उनका गठबंधन टूट जाता तो सम्राट लुओ हुआ से कितना भी प्रेम करते हो वे भी क्रोधित होते। उस स्थिति में भले ही लुओ हुआ एर ने श्वेत लोमड़ी वंश में विवाह न किया हो, फिर भी वह सिंहासन के लिए अयोग्य होगी। तीसरे राजकुमार, आप बड़े विचारशील हैं, महारानी जुबान ने हल्के स्वर में कहा। हुओ एर, तुम्हारे और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के बीच का आदान प्रदान तुम्हारे पिता द्वारा स्वीकृत हो चुका है। तुम्हें श्वेत लोमड़ी वंश की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारे लुओ वंश की राजकुमारी हो और सिंहासन की उत्तराधिकारियों में से एक हो। बाई युएकिंग चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, वह तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो उससे दूरी बनाए रखो। महारानी जुबान ने अपनी आवाज लुओ हुओ एर को सुनाई। लुओ कबीले का दर्जा श्वेत लोमड़ी कबीले के बराबर था। दोनों पक्ष अपनी मर्यादा नहीं खोएंगे। अगर लुओ हुआ श्वेत लोमड़ी वंश में जाती तो उसकी स्थिति भी राजकुमारी श्वेत लोमड़ी जैसी ही होती। दोनों के बीच भी ऐसा ही आदान प्रदान होता, जिसका मतलब था कि वे विवाह के लिए संभावित उम्मीदवार थीं। राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के प्रति अत्यंत विनम्र थे। महारानी लुओ के भोज में भी वे साथ नहीं बैठे, इसलिए बाई युएकिंग को भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ता। हालांकि लुओ हुआर के चरित्र को देखते हुए भले ही उसे यह पता होता, फिर भी वह बेहद परेशान महसूस करती। और इसी क्षण बाई युएकिंग ने फिर कहा, मैंने बहुत पहले से सुना है कि राजकुमारी पर्पल स्पिरिट बुद्धिमान और बेहद प्रतिभाशाली हैं। व्हाइट फॉक्स परीक्षा के बाद मैं राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को कुछ समय के लिए व्हाइट फॉक्स कबीले में रहने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट व्हाइट फॉक्स कबीले में घूम भी सकती हैं और मैं राजकुमार उनके साथ जाकर उन्हें यहाँ के रीति रिवाजों से परिचित कराऊंगा। पब फ्यूचर एड्स। जब बाई युएकिंग ने यह कहा तो लुओ हुओ एर इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी सारी बातों के बावजूद लुओ हुओ एर को सिर्फ एक ही बात समझ आई। लेन देन के अलावा यह आकर्षक नर लोमड़ी वास्तव में उसे अपने पास रखना चाहता था ताकि वह सफेद लोमड़ी कबीले में घूम सके। ऐसा प्रतीत होता है कि इस यात्रा का उपयोग उसके सामने इतलाने के अवसर के रूप में किया जाना था। ये व्यक्ति महारानी लुओ द्वारा जबरदस्ती नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वह एक स्त्री समान नर लोमड़ी था जो उससे चिपके रहने की कोशिश कर रहा था। इससे लुओ हुओ एर बेहद क्रोधित हो गई। मैं लुओ वंश की राजकुमारी हूँ, विदेश में लंबे समय तक रहना सरासर अनुचित है। लुओ हुआर ने मुंह सिकोड़ते हुए इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि सम्राट लुओ राजकुमारों और राजकुमारियों के विश्व भ्रमण का समर्थन करते हैं ताकि वे मार्शल आर्ट का अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके अलावा लुओ वंश और मेरे श्वेत लोमड़ी वंश के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। महाराज, चिंता न करें। यदि आप मेरे श्वेत लोमड़ी वंश की कोई साधना तकनीक सीखना चाहते हैं तो मैं अपने श्वेत लोमड़ी वंश के कुछ युवा प्रतिभाशाली शिष्यों को आपके साथ अभ्यास के लिए चुन सकता हूं ताकि आपकी शक्ति में सुधार हो सके। दिलचस्पी नहीं है। लुओ हुआ एर की सहनशक्ति खत्म हो चुकी थी। क्या इस नर लोमड़ी को इशारों को समझने की भी समझ थी? तो फिर बाई युएकिंग की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। वह मूर्ख नहीं था, इसलिए लुओ हुआ की प्रतिक्रियाओं से वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उसे नापसंद किया जा रहा है। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसका रुतबा लुओ हुआ एर से किसी भी तरह कम नहीं था। बार बार असफल होने पर जाहिर तौर पर उसे अच्छा नहीं लगता था। व्हाइट फॉक्स परिवार में ऐसी कौन सी महिला थी जिसने उसका स्नेह पाने के लिए होड़ नहीं लगाए? ऐसा लगता है कि महाराज मेरे श्वेत लोमड़ी वंश की रहस्यमयी तकनीकों को ज्यादा महत्व नहीं देते और मेरे श्वेत लोमड़ी वंश के प्रतिभाशाली लोगों को भी नीचा समझते हैं। लुओ हुआ एर ने हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोली। दरअसल वह उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखती थी। महामहिम, आप इस राजकुमार के साथ शर्त क्यों नहीं लगाते? बाई युएकिंग ने अचानक पूछा। लुओ हुआ ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन बोलना जारी रखा, आगामी परीक्षा के बारे में। ये राजकुमार की ओर से कोई शेखी नहीं है, बल्कि श्वेत लोमड़ी वंश की युवा पीढ़ी में कई प्रतिभाशाली युवा हैं। राजकुमार की छोटी बहन राजकुमारी श्वेत लोमड़ी एक स्पष्ट उदाहरण है जिसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यदि महाराज मेरे श्वेत लोमड़ी वंश के युवा प्रतिभाशाली युवाओं को महत्व नहीं देते हैं तो राजकुमार उनमें से कुछ को श्वेत लोमड़ी की परीक्षा छोड़ने और उन्हें लुओ वंश के लुओ दिव्य हॉल की परीक्षा में भाग लेने के लिए मना सकते हैं। हम आदान प्रदान के माध्यम से सीख सकते हैं। तुम्हारे लुओ कबीले के युवा प्रतिभाशाली भी मेरे व्हाइट फॉक्स कबीले में आ सकते हैं। आखिरकार हम अंतिम परिणामों की तुलना कर सकते हैं।
राजकुमारी पर्पल स्पिरिट स्पष्ट रूप से एक अद्भुत प्रतिभाशाली हैं और आपको शानदार परिणाम मिलेंगे। हालांकि इस राजकुमार की बहन राजकुमारी व्हाइट फॉक्स राजकुमारी पर्पल स्पिरिट से कमतर नहीं होंगी। अंतिम परिणाम की बात करें तो इस राजकुमार का मानना है कि 10 में से हमारा श्वेत लोमड़ी कबीला कम से कम 6 पर कब्जा कर लेगा। 6। लुओ हुआ ने आंखें फाड़कर देखा, जबकि महारानी जुबान ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। जाहिर तौर पर वे उसके कहे शब्दों से खुश नहीं थीं। लुओ वंश कभी भी श्वेत लोमड़ी वंश से हीन नहीं रहा, चाहे वह वंश के विशेषज्ञ हों या युवा पीढ़ी। लेकिन अब बाई युएकिंग ने एक साहसिक बयान दिया था। यदि महाराज को इस पर विश्वास नहीं है तो क्यों ना आप इस राजकुमार के साथ शर्त लगा लें। यदि इस राजकुमार का दावा सही साबित होता है तो महाराज यहीं रुककर श्वेत लोमड़ी कबीले का भ्रमण कर सकते हैं। महाराज इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे हराओगे? लुओ हुआ की बादाम जैसी आंखें उसे घूर रही थीं। ये नर लोमड़ी आत्मा अब घनी पूंछ वाले भेड़िए की तरह व्यवहार करने लगी थी। लुओ हुआर को परीक्षणों में भाग लेना पड़ा, लेकिन लुओ हुआर के शामिल होने के बावजूद बाई युएकिंग ने भविष्यवाणी की कि परिणाम 10 में से 6 उसके पक्ष में होंगे। इसी क्षण यियुन की आवाज़ लुओ हुआ एर के कानों में गूंजी। उसकी बातों में मत आओ, शर्त लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हार भी जाती हो तो भी तुम श्वेत लोमड़ी कबीले में ही रहोगी, जीतने से कोई लाभ नहीं होगा। यियुन ने बाई युएकिंग की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। बाई युएकिंग के पास ज़रूर कोई ठोस वजह होगी, तभी तो उसने इतना बड़ा दावा करने की हिम्मत की। ये निराधार तो नहीं हो सकता। चिंता मत करो नन्ही युन, ये राजकुमारी मूर्ख नहीं है। अब फ्यूचर एड्स। लुओ हुआर की बातों पर यियुन ने मन ही मन सिर हिलाया। हालांकि उसके अगले वाक्य ने यियुन को इतना उत्तेजित कर दिया कि मानो उसने अपने मुंह में जो कुछ भी था उसे थूक ही दिया हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाती हूँ, लुओ हुआर ने कहा। ये क्या बकवास है लुओ हुआर? क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो बेवकूफ़ नहीं है? यियुन अवाक रह गई। बाई युएकिंग के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आई और फिर गायब हो गई। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। तो फिर बात पक्की है। आपने यह नहीं बताया कि हारने पर क्या होगा। अगर मैं हार गया तो ये राजकुमार आपकी महारानी को ऐसा उपहार देगा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होगी। बाई युएकिंग ने अपने शब्दों में एक रहस्यमय लहजा इस्तेमाल किया, लेकिन ये सुनकर लुओ हुआ एर का मन किया कि उसे एक थप्पड़ मार दे। भला तुम्हारे जैसे नर लोमड़ी से उपहार कौन चाहेगा? बाई युएकिंग ने शायद लुओ हुआ एर के चेहरे पर घृणा का भाव देख लिया था। उसने अपने शरीर को थोड़ा समेटा और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके दिए उपहारों के लिए कई लोग तरसते थे, लेकिन लुओ हुआ एर को उसके उपहार से घृणा हो रही थी। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट, उपहारों के अलावा आपकी जो भी इच्छा हो, ये राजकुमार आपकी इच्छा पूरी करेगा, बशर्ते लुओ वंश विजयी हो। बाई युएकिंग के पास केवल एक कदम पीछे हटने का विकल्प था ताकि लुओ हुआ शर्त स्वीकार कर ले। लुओ हुआर ने कहा, आप मुझे किसी भी कीमत पर संतुष्ट कर देंगे। ठीक है, ये राजकुमारी एक व्यवहारिक व्यक्ति है जिसे प्राचीन परी हड्डियों से, विशेषकर सर्वोच्च श्रेणी की प्राचीन परी हड्डियों से प्रेम है। 700-800 हड्डियां देना पर्याप्त होगा। लुओ हुए ने जो कहा उसने बाई युएकिंग का गला लगभग दबा दिया। बाई युएकिंग ने 2 बार सूखी खांसी की और उसके सिर के पिछले हिस्से पर पसीना टपकने लगा। 7 या 800 प्राचीन फे हड्डियां। ये सुनकर यियुन लगभग हंस पड़ा। लुओ हुआर से पंगा लेना वाकई खतरनाक था। वह अच्छी तरह जानता था कि माउंट एज और बिलो के सामूहिक प्रशिक्षण में प्राचीन फे हड्डी हासिल करने के कारण रेन्यू, लुओ तियान और उनके साथियों में उस पर लालसा जाग उठी थी। यह बाई युएकिंग कुछ शर्मिंदा दिखी। अगर प्राचीन परियों की हड्डियां नहीं हैं तो इस राजकुमारी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। महाराज, आप तो वाकई मामला पेचीदा बना रहे हैं। बाई युएकिंग को लगा कि लुओ हुआर उससे मजाक कर रही है। चूंकि आप इस राजकुमार का उपहार नहीं चाहते तो हम शर्त बदल सकते हैं। बदलने के लिए क्या है? लुओ हुआ एर ने आंखें घुमाई। प्राचीन परी हड्डियों के अलावा उसे किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने यियुन को एक अजीब नज़र से देखा। किसी कारणवश यियुन को लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा हो, मानो उसे किसी अनहोनी का गहरा आभास हो रहा हो। लुओ हुआर ने गला साफ करते हुए धीरे से कहा, चलिए इसे इस तरह करते हैं। चूंकि आप इस राजकुमारी को दांव पर लगा रहे हैं तो चलिए राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। वह लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में भाग लेंगी, जबकि मैं श्वेत लोमड़ी की परीक्षाओं में भाग लूंगी। यह एक उचित दांव होगा, है ना? ओह, मुझे आश्चर्य है कि प्रिंसेस पर्पल स्पिरिट किस तरह से दांव लगाने की योजना बना रही है। बाई युएकिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। यदि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी प्रथम स्थान प्राप्त करने में असफल रहती है तो उसे लुओ कबीले में रहकर उसके आसपास यात्रा करनी होगी। लुओ हुआर ने उत्तर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाई युएकिंग तुरंत सहमत हो गई। ये कैसी शर्त थी? आगामी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं को नजरअंदाज करते हुए बाई युएकिंग को पूरा विश्वास था कि व्हाइट फॉक्स कबीले की ही जीत होगी। व्हाइट फॉक्स कबीला हार भी जाए तो भी ज़ुइर को लुओ कबीले में छोड़ना ठीक था। इससे प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के साथ ज्यादा मेल जोल का मौका मिलेगा। तो इस पर सहमति बन गई है। समय आने पर यियुन उसके साथ यात्रा पर जाएगी। लुओ हुआ ने यियुन की ओर सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, यह मिशन तुम्हें सौंपा गया है, मुझे निराश मत करना। लुओ हुआ ने ये कहते हुए यियुन को आंख मारी। यियुन के चेहरे पर कड़वाहट छा गई। ये लड़की, इसने तो वाकई अपनी सारी योजनाएं उसी के इर्द गिर्द बना रखी थीं। ऐसी शर्त लगाने के बारे में सोचना कितना घिनौना काम था उसका। अध्याय 876, बेहद गुस्सा दिलाने वाला। वह भली भांति जानता था कि लुओ हुआर के मुझे निराश मत करना कहने का गहरा अर्थ था। वास्तव में ये शर्त लुओ हुआर की चंचल मानसिकता का ही परिणाम थी। वह मूलतः एक शरारती बच्ची थी जो दुनिया में अराजकता देखना चाहती थी। हो ए, तुम फिर से अपनी शरारत पर उतर आए हो। इसी क्षण महारानी जुबान की युआनची की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम जानती हो कि अगर तुम्हारी शर्त पूरी हो गई तो क्रिम्सन फिरमेंट के क्या विचार होंगे? यियुन उसकी आंखों का कांटा बन जाएगी, एक ऐसा दर्द जिससे वह छुटकारा पाना चाहेगा। महारानी जुबान की बातें सुनने के बावजूद लुओ हुआर ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, यियुन तो पहले से ही लाल आकाश की आंखों का कांटा है, इसे थोड़ा और बड़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तो और मैं भी लाल आकाश की आंखों का कांटा हूँ। महारानी जुबान ने लुओ हुआर के जवाब पर आगे कुछ नहीं कहा।
उन्होंने केवल अपना सिर हिलाया क्योंकि यह निस्संदेह स्पष्ट था कि यून क्रिम्सन फर्मेंट की आंखों में चुभने वाला कांटा बन चुकी थी। महामहिम, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? बाई युएकिंग की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। हालांकि बाई युएकिंग को विश्वास नहीं था कि श्वेत लोमड़ी वंश लू वंश से हार जाएगा, फिर भी लू हुआ के शब्द उसे काफी कठोर लगे। ये यून को राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के साथ यात्रा पर जाने देना। बाई युएकिंग ने ये यून को तिरस्कार भरी नजर से देखा। वह इसके योग्य नहीं है। ये राजकुमार इस शर्त पर सहमत नहीं होगा। बाई युएकिंग को लगता था कि उसका शाही अंदाज पहले से ही काफी प्रशंसनीय था, लेकिन अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे लगता था कि लू हो ए लगातार उसे चिढ़ा रही है, इसीलिए उसने वे शब्द कहे। उसने ये यून के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाना बंद कर दिया था। जब ये यून ने यह सुना तो उसने बाई युएकिंग पर एक नजर डाली। उसने बाई युएकिंग की आंखों में एक ऐसी विशेषता देखी जो केवल जंगली जानवरों में पाई जाती है, मारने की एक निर्मम इच्छा। दरअसल उसने सफेद लोमड़ी के तिरस्कार और शत्रुता को शुरू से ही भांप लिया था। ये यून भी कमजोर नहीं था। उस पर हमले का निशाना साधा गया था, इसलिए उसने कहा, आप दोनों मुझे राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की यात्रा पर साथ भेजना चाहते हैं, लेकिन आपने अभी तक मेरी राय नहीं पूछी है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के साथ यात्रा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस अवसर के लिए आप सोचते हैं कि मैं तरस रहा हूं, वह मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। ये यून के अंतिम शब्द बाई युएकिंग को संबोधित थे। ये सुनकर बाई युएकिंग अवाक रह गई। न केवल बाई युएकिंग बल्कि लुओ हुआ भी एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर उसने शरारती मुस्कान बिखेरी। शाबाश नन्ही यून, लुओ हुआ ने आवाज के जरिए कहा। ये यून की बात सुनकर वह बेहद खुश हुई। तुमने अभी क्या कहा? बाई युएकिंग का चेहरा गुस्से से भर गया। ये यून को देखते ही उसकी आंखों में हत्या की नई ज्वाला भड़क उठी। बाई युएकिंग की प्रतिक्रिया देखकर ये यून मुस्कुराए और बोली, ये वाकई दिलचस्प है। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट चाहती है कि मैं राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के साथ यात्रा पर जाऊं, और आप कहती हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं। मैंने खुद ही कह दिया कि मैं राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के साथ यात्रा नहीं करना चाहती, लेकिन आप न सिर्फ नाखुश हुई बल्कि गुस्से से आग बबूला हो गईं। क्या आपके मन में यह बात है कि मुझे राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के साथ यात्रा करने के लिए उनके सामने घुटने टेकने चाहिए और आप मुझे लात मारकर भगा देंगी और मुझे हंस का मांस खाने वाले मेढक की तरह कोसेंगी? क्या आपको तभी खुशी मिलेगी? ये यून की बात बिल्कुल सटीक थी। वास्तव में बाई युएकिंग के अवचेतन में यही बात थी कि श्वेत लोमड़ी शाही परिवार दूसरों को अस्वीकार करे, न कि इसके विपरीत। बाई युएकिंग ने ठंडी निगाहों से ये यून को देखा। अगर यह फेंगहुआ महल के बाहर कहीं भी होता तो वह ये यून को मार डालता। महामहिम श्वेत लोमड़ी कबीले में रहना चाहती हैं या नहीं, यह उनकी स्वतंत्रता है। उन्हें श्वेत लोमड़ी कबीले में रहने के लिए मजबूर करने के लिए शर्त लगाना एक सरासर निंदनीय प्रयास है। ये यून किसी से नहीं डरता था। उसने सीधे सीधे वो तीखे शब्द कह दिए। लुओ हुआ और यहाँ तक कि महारानी जुवान भी यून की प्रशंसा करना चाहती थी। महारानी लुओ के धोखे, उनकी बेटी के खिलाफ उनकी साजिशों और सम्राट लुओ के इस विवाह के लिए सहमति जताने के बाद महारानी जुवान का क्रोधित न होना स्वाभाविक था। उन्हें बाई युएकिंग हर नज़र में अप्रिय लगता था, लेकिन अब ये यून के उन शब्दों को सुनकर महारानी जुवान बेहद खुश हो गईं। बेशक वह अपने मन की बात नहीं कह सकती थी। महारानी जुवान ने गुस्से से घूरते हुए कहा, ये यून, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? राजकुमार युएकिंग लुओ वंश के अतिथि हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह यून को फटकार रही थी। क्या उसके लहजे में चेतावनी का कोई संकेत था? बाई युएकिंग बेहद क्रोधित था। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में राजकुमार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई थी। जहां तक शर्त की बात है, अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लुओ हुआ अचानक कहेगी, मैं तुम्हारी शर्त मान सकती हूँ। अगर लुओ कबीला हार जाता है तो मैं 1 साल के लिए श्वेत लोमड़ी कबीले में यात्रा पर रहूंगी, लेकिन अगर लुओ कबीला जीत जाता है। लुओ हुआ ने यह कहते हुए विराम लिया, मेरी इच्छा है कि भविष्य में हम दोनों के बीच कोई पत्राचार न हो। ये शर्त। ये यून ने लुओ हुआ को एक अजीब नज़र से देखा। इस शर्त के गहरे मायने थे। आखिरकार श्वेत लोमड़ी कबीले ने अभी तक लुओ कबीले के साथ किसी भी तरह के वैवाहिक गठबंधन का प्रस्ताव नहीं रखा था। अगर लुओ कबीला सचमुच हार जाता तो शर्त के चलते श्वेत लोमड़ी कबीले के लिए वैवाहिक गठबंधन का प्रस्ताव रखने की हिम्मत करना असंभव था। ठीक है, बाई युएकिंग ने गुस्से से कहा, तो अब राजकुमार विदा लेते हैं। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट आने वाले दिनों में व्हाइट फॉक्स कबीले की यात्रा के लिए तैयार रहें। अपनी बात कहने के बाद बाई युएकिंग एक पल भी नहीं रुका। वह अपने सेवकों के साथ फेंगहुआ महल से रवाना हो गया। बाई युएकिंग को जाते देख यून ने अपने होठों को चटकाया और अपनी आवाज लुओ हुआ को सुनाई। तुम इतनी आत्मविश्वासी क्यों हो? मुझे भरोसा नहीं है। बाई युएकिंग बेवकूफ नहीं है। अगर उसने शर्त लगाने की हिम्मत की है तो जाहिर है कि उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। तो अब सब कुछ तुम पर निर्भर है लिटिल यून, लुओ हुए ने लापरवाही से कहा, जिससे ये यून निशब्द हो गया। लुओ हुए सचमुच बहुत साहसी था। अगर यह डेसोलेट हेवन तकनीक है तो शायद मुझे कुछ आत्मविश्वास हो, लेकिन अगर बात मार्शल आर्ट की है, चाहे वह मेरी बुनियाद हो या शारीरिक क्षमता, तो वे शीर्ष प्रतिभाओं से कहीं हीन है। ये यून खुद ये बात जानता था। लुओ कबीले की शाही राजधानी के प्रतिभाशाली लोग फायर क्लाउड स्टेट के प्रतिभाशाली लोगों से बिल्कुल अलग स्तर पर थे। आखिरकार ये यून अभी 10,000 परियों के स्वर्ग में आया था। उसकी क्षमता अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। आधारभूत रूप से वह पिछड़ रहा था। जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं काफी लंबी चलती हैं। इस समय महारानी जुबान बोली। उन्होंने एक हल्की सी आह भरी और कहा, चाहे जो भी हो, महारानी लुओ ने अच्छा कदम उठाया है। भले ही वो बाई युएकिंग के विवाह बंधन से खुद को अलग कर ले, लेकिन जब भी प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के साथ विवाह बंधन में सफल होंगे तो फेफेंसम संप्रदाय के खतरे के बावजूद महाराज प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट को ही अपना उत्तराधिकारी मानेंगे। इसके अलावा अगर वो सिंहासन पर बैठती है तो व्हाइट फॉक्स वंश के नए सम्राट के साथ उसके संबंध शायद सौहार्दपूर्ण न हो। महारानी जुबान चिंता से भरी हुई थी। इस कदम ने क्रिम्सन फर्मेंट को सिंहासन के और करीब ला खड़ा किया था। शायद क्रिम्सन फर्मेंट का वैवाहिक गठबंधन विफल हो जाएगा। लुओ हुआ के होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके चमकदार नुकीले दांत दिखाई दिए।
हालांकि उसे सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह उसे खोना भी नहीं चाहती थी, खासकर तब जब महारानी लुओ उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। वह उसे हराना चाहती थी और उस बुढ़िया को रुलाना चाहती थी। लुओ हुआर और बाई युएकिंग की शर्त की खबर तेजी से फैल गई। ये शर्त स्पष्ट रूप से छिपी हुई नहीं थी, क्योंकि इसके लिए जनता द्वारा नोटरीकृत होने की आवश्यकता थी। दरअसल शर्त की घोषणा का जिम्मा लुओ हुआर ने नौकरानियों को सौंपा था। दुनिया में अराजकता फैलाने की अपनी आदत के चलते फेंगहुआ महल की उन नौकरानियों ने अपनी जानकारी के अनुसार सब कुछ दोहरा दिया। इसमें लुओ हुआर द्वारा प्रस्तावित पहली शर्त यियुन को राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के साथ यात्रा पर जाने देना और यियुन द्वारा बाद में की गई स्वीकृति भी शामिल थी। इसके साथ ही ये खबर शाही राजधानी में तेजी से फैल गई। ये खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। वे लुओ हुआर और बाई युएकिंग द्वारा तय की गई शर्त पर आश्चर्यचकित नहीं थे, बल्कि यियुन द्वारा कही गई बातों पर आश्चर्यचकित थे। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी का रुतबा बाकी सभी से कहीं अधिक ऊंचा था। श्वेत लोमड़ी वंश में उनका दर्जा लगभग लुओ हुआर के बराबर था, लेकिन लुओ हुआर ने उसका उपहास किया था और उसके बाद यियुन ने उसे ठुकरा दिया था। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के साथ यात्रा करने का अवसर यियुन के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। यियुन के शब्द न केवल श्वेत लोमड़ी कबीले के सदस्यों के लिए, बल्कि लू कबीले के सदस्यों के लिए भी बेहद चौंकाने वाले और आक्रोशजनक थे। वे सभी अवाक रह गए। यियुन दिखावे में माहिर था। राजकुमारी लुओ कबीले की राजसी राजधानी में स्थित एक भव्य महल में एक छोटी कद की दासी दौड़ती हुई आए। उसके सिर के ऊपर नुकीले सफेद लोमड़ी जैसे कान निकले हुए थे और पीछे एक घनी पूंछ थी। वह स्पष्ट रूप से श्वेत लोमड़ी कबीले की लड़की थी, लेकिन अभी तक उसका मानव रूप पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। राजकुमारी, क्या आपको पता है कि बाहर क्या हुआ है? ये तो बेहद गुस्सा दिलाने वाला है, नौकरानी ने झुंझलाते हुए कहा और भाग गई। अध्याय 877 सर्वोच्चता गुलान। इस महल में राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने सफेद घूंघट वाली पोशाक पहनी हुई थी। हाथ में किताब लिए वह चुपचाप पलंग पर बैठी थी। घूंघट से छनकर आती सूरज की रोशनी से उसके शरीर की खूबसूरत आकृतियां धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। योद्धाओं की दुनिया में चाहे पढ़ना हो या लिखना, लोग ज़ैर की पर्चियों का उपयोग करने के आदी थे, जिनमें बहुत अधिक सामग्री समाहित हो सकती थी। लेकिन राजकुमारी व्हाइट फॉक्स को अपने हाथ में कागज पर आधारित किताब रखने का एहसास अधिक पसंद था। गुस्से भरी आवाज सुनकर राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने अपना सिर उठाया और अपनी निजी दासी की ओर देखा। वह एक नाराज बिल्ली के बच्चे की तरह थी जो शिकायत करने के लिए उसके सामने आए हो। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स मुस्कुराए। अपनी किताब नीचे रखते हुए उसने कहा, लिंगर, क्या तुम मेरे भाई और राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के बीच लगी शर्त की बात कर रहे हो? राजकुमारी, आपको इसकी भनक लग गई? नौकरानी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हाँ, मुझे इसकी भनक लग गई थी, साथ ही इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों की भी, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने हल्के स्वर में कहा। दासी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बोली, राजकुमारी, क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? उस यियुन नाम के आदमी को जरा भी शर्म नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसे राजकुमारी के साथ यात्रा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह खुद को क्या समझता है? इतने सारे लोग राजकुमारी के साथ यात्रा करना चाहते हैं कि अगर वे सब कतार में खड़े हो जाएं तो पूरी लुओ वंश की राजधानियां भी उन्हें समा नहीं पाएंगी। यहाँ तक कि राजकुमार भी इसके लिए तरसता है, लेकिन ये यियुन। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी हंसते हुए बोली, हर किसी की अपनी पसंद और प्राथमिकताएं होती हैं। आपको सुंदर कपड़े और आभूषण पसंद हो सकते हैं, लेकिन योद्धाओं को श्रेष्ठ श्रेणी की तलवारें और कृपाण पसंद होते हैं, और एक किसान को उपजाऊ मिट्टी पसंद हो सकती है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, तो मुझे क्यों गुस्सा आना चाहिए? हालांकि एक बात सच है, राजकुमारी श्वेत लोमड़ी होने के नाते मैं पूरे श्वेत लोमड़ी वंश का प्रतिनिधित्व करती हूँ। श्वेत लोमड़ी वंश का गौरव ही मेरा गौरव है। चाहे कुछ भी हो, लुओ हुआए और यियुन की बातें मेरे लिए एक चुनौती हैं। लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में मैं शायद यियुन के साथ रहूंगी। जब समय आएगा तो मैं यियुन की असली ताकत देखना चाहती हूँ। समय तेजी से बीतता गया और इसी के साथ एक महीना भी बीत गया। लुओ हुआ श्वेत लोमड़ी कबीले के राजदूत के साथ श्वेत लोमड़ी कबीले के लिए रवाना हो गई थी। वहीं यियुन अपनी साधना को मजबूत करने के लिए लुओ कबीले की शाही राजधानी में ही रुका रहा। आज से लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं। हर 60 साल में लुओ डिवाइन हॉल 18 साल तक चलने वाली एक परीक्षा आयोजित करता था। यियुन को उस समय काफी आश्चर्य हुआ जब उसने पहली बार लुओ डिवाइन हॉल की 18 साल तक चलने वाली परीक्षाओं के बारे में सुना। यह इतने लंबे समय तक क्यों चला? अब फ्यूचर एड्स, बेशक ये लंबा है। महारानी जुबान एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी थीं। उनके पीछे वे कुलीन लोग थे जो परीक्षा में भाग लेने वाले थे। उन्होंने भव्य शाही पोशाक पहनी हुई थी और उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। ये परीक्षा मात्र नहीं है, वास्तव में ये लुओ दिव्य हॉल का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। ये हर 60 साल में एक बार होती है और हर बार 18 साल तक चलती है। ये 18 साल बेहद महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए अपनी नींव मजबूत करने का मंच है। महारानी जुबान ने धीरे धीरे कहा। यियुन, महारानी जुबान के शिविर में शामिल हुए अन्य शिष्यों, जिनमें गुकिंग, लिंगवो आदि शामिल थे, सभी उपस्थित थे। वे सभी लुओ वंश के विभिन्न राज्यों के कुलीन वर्ग से थे। इसके अलावा उनमें से अधिकतर की आयु 50 वर्ष से कम थी। युवा पीढ़ी में उन्हें सबसे कम उम्र के कनिष्ठ माना जाता था। हुओ ए की परीक्षा भी हमारे लुओ वंश के साथ ही शुरू होगी। वास्तव में 10,000 परी साम्राज्य के कई वंशों और परिदेशों ने अपने युवा शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा की शुरुआत के लिए आज का दिन चुना है। महारानी जुबान ने आगे कहा, अरे क्या दूसरे देशों में भी इसी तरह की परीक्षाएं चल रही हैं? यियुन हैरान रह गई। जाहिर है, इतने सारे शक्तिशाली गुटों द्वारा अपनी परीक्षाओं की शुरुआत के लिए यही दिन चुनना कोई संयोग नहीं था। इस पल एक स्पिरिट क्रूजर विमान ऊपर से गुजरा और भीड़ के सामने एक चौपर उतर गया। स्पिरिट क्रूजर बेहद खास दिख रहा था। ये शल्कों से ढकी काप मछली जैसा लग रहा था। इसके बड़े मुंह के पास 2 लंबी लंबी तंतु निकली हुई थीं और इसकी आंखें चमकीली थीं। अगर इसकी सतह पर धातु से बने होने के संकेत न होते तो यियुन इसे एक विशालकाय काप मछली ही समझ लेता। ये स्पिरिट क्रूजर सचमुच अजीब है। ये वाकई अजीब है। इस समय महारानी जुबान बोली, हमारे पूरे लुओ वंश के पास इस श्रेणी के केवल 2 स्पिरिट क्रूजर हैं।
इनमें से एक महाराज द्वारा और दूसरा एम्पायरियन अंकल द्वारा उपयोग किया जाता है, और जो आपके सामने है वह महाराज का वाहन है। ये दोनों स्पिरिट क्रूजर लुओ वंश के आधार स्तंभों में से एक हैं। सम्राट लुओ का वाहन। वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए सम्राट लुओ के वाहन का उपयोग करना आवश्यक था। आपके सामने जो स्पिरिट क्रूजर है वह प्राचीन काल की एक सुनहरी काप मछली थी। ड्रैगन में रूपांतरित होने में असफल होने के बाद उसने यही शरीर छोड़ा था। इसी शरीर को आधार बनाकर इस स्पिरिट क्रूजर का निर्माण किया गया था। इसीलिए आपको जो स्पिरिट क्रूजर दिखाई दे रहा है वह काप मछली जैसा दिखता है। फेजाती में प्रचलित एक प्राचीन दृष्टांत में बताया गया है कि कैसे एक सुनहरी काप मछली अजगर में बदल जाती है। एक जिनलिन किसी भी हालत में तालाब में रहने वाला एक साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि तूफान का सामना करने पर वह अजगर में बदल जाता है। ये यून ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने मौजूद स्पिरिट क्रूजर को एक सुनहरी काप मछली के शव का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था। सुनहरी काप जैसी किसी प्राचीन मछली का शव अतुलनीय रूप से मूल्यवान था, लेकिन फिर भी महारानी जुबान ने अभी कहा था कि दोनों स्पिरिट क्रूजर लुओ वंश की आधारशिला हैं और उनका बहुत महत्व है। स्पष्ट है कि ऐसे स्पिरिट क्रूजर का उपयोग केवल यात्रा के लिए ही नहीं किया जाता था। इसी क्षण सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति विशालकाय काप मछली के मुंह से प्रकट हुआ। पब फ्यूचर एड्स। उसके लंबे बैंगनी बाल थे और उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं, जो गहरे तारों भरे आकाश के समान थीं। बस वहां बेपरवाही से खड़े रहने से ही उसके आसपास की रोशनी विकृत हो गई। ये यून जानती थी कि यह दाव का प्रकटीकरण था। मछली के मुंह पर खड़ा व्यक्ति असीम शक्ति का था। संभवतः यही वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था जिससे यून ने अब तक व्यक्तिगत रूप से सामना किया था। महामहिम। नीली आंखों वाले उस व्यक्ति ने महारानी जुबान को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। महारानी जुबान के सामने झुकने की जरूरत न होना ही उनकी उच्च प्रतिष्ठा को दर्शाने के लिए काफी था। और उसके बाद महारानी जुबान के शब्दों से सभी को उनकी पहचान का पता चल गया। सुप्रीमेसी गुलान, हम 1000 वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। सर्वोच्चता। ये यून ने ऐसा शब्द पहले भी सुना था। 12 दिव्य लोकों में भी सर्वोच्च शक्ति को एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, और लुओ वंश में सर्वोच्च शक्तियों को सम्राट लुओ से मिलने पर भी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं थी। वे केवल तीसरे दिव्य चाचा से मिलने पर ही प्रणाम करते थे। हर कुछ दशकों में लुओ वंश में प्रतिभाशाली और कुलीन लोगों का एक नया समूह जन्म लेता था। इन प्रतिभाशाली लोगों में से कुछ सर्वोच्च स्थान पर होते थे, लेकिन लुओ वंश में सच्चे सर्वोच्च लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। ये पहली बार था जब यून ने सुप्रीमसी गुलान के बारे में सुना था, लेकिन उपस्थित कई कुलीन लोग लुओ कबीले के कुछ सुप्रीमसी के बारे में पहले से ही जानते थे। ये तो सर्वोच्च गुलान है। लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं के लिए हमारी यात्रा में हमें महामहिम के स्पिरिट क्रूजर पर सवार होने और एक सर्वोच्च मार्गदर्शक के नेतृत्व में यात्रा करने का अवसर मिल रहा है। ये सब कितना शानदार है, किसी ने आश्चर्य से कहा। स्थिति हर हाल में अतिरंजित प्रतीत हुई। कोई और रास्ता नहीं है। जिस जगह हम जा रहे हैं वहां स्वर्ण काप स्पिरिट क्रूजर को शक्ति प्रदान करने वाले सर्वोच्च शक्ति के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं को अच्छी तरह समझने वाले किसी व्यक्ति ने मिश्रित भावनाओं के साथ कहा। इसी कारण से महारानी जुबान ने उल्लेख किया था कि सम्राट लुओ और तीसरे एम्पायरियन चाचा के स्वामित्व वाले 2 स्पिरिट क्रूजर लुओ वंश की आधारशिला थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उस स्तर के स्पिरिट क्रूजर लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं को सक्रिय करने की कुंजी थे। इस स्तर के स्पिरिट क्रूजर के बिना लुओ वंश अपने युवा अभिजात वर्ग का पोषण करने की क्षमता खो देगा। अध्याय 878 आदिम अनंत स्वर्ग। बूम। स्पिरिट क्रूजर उस दुनिया के शून्य को चीरता हुआ आगे बढ़ा जिसमें वह मौजूद था और उसने शून्य स्थानांतरण शुरू कर दिया। जिस क्षण एक स्पिरिट क्रूजर जिसे एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था और जो सम्राट लुओ का वाहन भी था, ने शून्य स्थानांतरण किया, चाहे वह उसकी टेलीपोर्टेशन दूरी हो या उसके द्वारा खपत की गई ऊर्जा, वे दोनों अकल्पनीय थे। इस पर सर्वोच्च शक्ति का नियंत्रण इसलिए आवश्यक था क्योंकि लुओ डिवाइन हॉल के परीक्षणों का स्थान पूरी तरह से अप्रत्याशित था। ये यून स्पिरिट क्रूजर की खिड़की के पास खड़ा था। अंतरिक्ष में गुजरते हुए उसने कई टिमटिमाती रोशनी देखी। रोशनी के ये बिंदु प्रत्येक एक तारे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनमें से कुछ तारे निर्जन थे, लेकिन अन्य अपने अपने सौर मंडलों में जीवन से भरपूर थे। ये जीव भी योद्धाओं को जन्म दे सकते थे। पूरे 12 दिव्य लोकों में उतने ही जीव थे जितने की एक समुद्र तट पर रेत के कण होते हैं। इनकी संख्या का अनुमान लगाना कठिन था, और यदि कोई सर्वोच्च शक्ति भी होता तो भी वह पूरे 12 दिव्य लोकों के बहुत छोटे से क्षेत्र का ही अन्वेषण कर पाता। जूनियर ब्रदर यी यून। किसी की आवाज सुनकर यी यून पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक युवक और युवती उसकी ओर आ रहे हैं। वह आदमी दुबला पतला था जबकि वह महिला छोटी कद की थी। मैं गु किंग हूँ। वह लिंग वू है। हम दोनों महारानी जुबान के शिविर में युवा पीढ़ी के सदस्य हैं। हम अपने अपने राज्यों में काफी अच्छे माने जा सकते हैं, लेकिन छोटे भाई यी यून की तुलना में हम बहुत ही हीन हैं। गुकिंग हंस पड़ा। वही यून को जानने आया था, क्योंकि चाहे उसकी वर्तमान स्थिति हो या उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमता की मात्रा, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे जान पहचान करना सार्थक था। वरिष्ठ भाई गो, आप मजाक कर रहे होंगे। इस तुच्छ व्यक्ति को तो बस थोड़ी सी ही डेसोलेट हेवन तकनीक का ज्ञान संयोगवश मिल गया है। आगामी लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षा शक्ति की प्रतियोगिता है और मुझमें कई पहलुओं में कमी है। जैसे ही यून बोल रहा था, स्पिरिट क्रूजर ने अचानक गति बढ़ा दी, मानो शून्य फट गया हो और उसके टुकड़े प्रकाश की पट्टियों में परिवर्तित हो गए हों और वे तेजी से पीछे की ओर गिर रहे हों। अंतरिक्ष में सुरंग खोदने का काम शुरू होने वाला है। ये यून ने एक बार शून्य स्थानांतरण का अनुभव किया था, लेकिन इससे पहले जिन स्पिरिट क्रूजरों पर वह सवार था उन पर हुए शून्य स्थानांतरण की तुलना में प्रकाश की पट्टियां 100 गुना से भी अधिक चमकीली थीं। इससे एक और भी अधिक शक्तिशाली स्थानिक बल का संकेत मिलता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सम्राट लुओ द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट क्रूजर इस यात्रा के लिए तैनात किया गया था। यदि यह कोई साधारण स्पिरिट क्रूजर होता तो अंतरिक्षीय तूफानों की शक्ति से वह चकनाचूर हो जाता। हम कहाँ जा रहे हैं? ये यून ने अनजाने में पूछा। उसे लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं थी। आदिम स्वर्ग की ओर, लिंग वू ने कहा। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसके बाल गहरे नीले रंग के लंबे थे। स्पिरिट क्रूजर के बाहर जगमगाती रोशनी की पट्टी को देखते हुए उसकी निगाहों में एक गहरी तड़प झलक रही थी।
आदिम आध्यात्मिक स्वर्ग, ये यून ने पहली बार ऐसा नाम सुना था। आदिम स्वर्ग 12 स्वर्गों से अलग स्वतंत्र रूप से स्थित है। इसका आकार 12 स्वर्गों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन इसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंवदंती कहती है कि यह एक ऐसा संसार है जो आकार लेने में विफल रहा। इस समय वुकिंग ने यह बात कही। ये सुनकर ये यून दंग रह गई। एक ऐसी दुनिया जो आकार ही न ले पाए। बिल्कुल सही, इस दुनिया में ऐसे तारे हैं जो अपनी अविकसित अवस्था में हैं, खंडित स्थान है, सबसे समृद्ध फेगोडोरा है और अराजकता की शक्ति है। उद्धरण चिन्ह अव्यवस्था। ये यून घबरा गया। वह स्पष्ट रूप से अराजकता शब्द का अर्थ जानता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति अराजकता से हुई थी। 12 दिव्य स्वर्गों की कहानियों के अनुसार 12 दिव्य देवता अराजकता से ही उत्पन्न हुए थे। अराजकता से 12 एम्पायरियन स्वर्गों के निर्माण के बाद अराजकता की अधिकांश शक्ति समाप्त हो गई थी। और वुकिंग के अनुसार आदिम स्वर्ग एक ऐसा संसार था जो आकार लेने में विफल रहा। यदि ऐसा था तो अराजकता की शक्ति को पीछे छोड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अराजकता की शक्ति का स्वरूप कैसा था? आदिम स्वर्ग में अराजकता की शक्ति का होना ही अपने आप में एक बेहद आकर्षक बात थी। इसके अलावा अराजकता की शक्ति तो थी, साथ ही इसमें ढेर सारे अवसर भी निहित थे। जब लिंगवू ने आदिम स्वर्ग का जिक्र किया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लिंगवू ने कहा, दरअसल श्वेत लोमड़ी वंश की परीक्षाएं भी आदिम स्वर्ग में ही आयोजित की जाती हैं। हर 60 वर्षों में एक ऐसा क्षण आता है जब आदिम स्वर्ग को अलग करने वाली बाधा सबसे कमजोर होती है। यही आदिम स्वर्ग में प्रवेश करने का सबसे अच्छा समय होता है। यही कारण है कि श्वेत लोमड़ी और लुओ कबीले ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं एक ही दिन शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि भले ही स्थानिक अवरोध सबसे कमजोर हो, फिर भी इसे भेदने के लिए एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रूजर और एक सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा न होता तो हम महाराज के वाहन में सवार होकर सर्वोच्च शक्ति गुलान से मिलने के योग्य कैसे होते? तो क्या हम भी श्वेत लोमड़ी कबीले के साथ ही होंगे? ये यून ने पूछा। लुओ हुआर इस समय श्वेत लोमड़ी कबीले के साथ थी। बिल्कुल नहीं। आदिम स्वर्ग एक बहुत ही जटिल वातावरण है। किसी क्षेत्र को खोलने के लिए बहुत सारे संसाधनों और योद्धाओं के बलिदान की आवश्यकता होती है। कोई भी शक्ति अपने द्वारा खोले गए क्षेत्र को दूसरों के साथ साझा करने के लिए इतना बलिदान देने को तैयार नहीं होगी। हमारा क्षेत्र हमारा है, जबकि श्वेत लोमड़ी कबीले का क्षेत्र उनका है। वुकिंग ने ये यून को समझाया। तो बात कुछ ऐसी है। जब वे बात कर रहे थे तभी स्पिरिट क्रूजर ने वर्ल्ड ट्रांसफ्रेंस का एक और दौर शुरू कर दिया। अब फ्यूचर एड्स। उनके चारों ओर फैली प्रकाश की किरणें धीरे धीरे तीव्र होती गईं। अंततः स्पिरिट क्रूजर एक धुंधले अंतरिक्ष में आकर रुक गया। आदिम स्वर्ग, ये वह दुनिया है जो आकार लेने में विफल रही। ये यून ने क्रूजर के चारों ओर के अंतरिक्ष को देखा। वास्तव में यह अव्यवस्था से भरा एक ब्रह्मांड था। उसके चारों ओर की युवांची ऊर्जा 12 दिव्य स्वर्गों से भिन्न प्रतीत हो रही थी। इस दिव्य स्वर्ग में एक प्राचीन और निर्जन आभा विद्यमान थी। आदिम आकाशीय साम्राज्य कोहरे से भरा हुआ था और कोहरे के बीच खंडित महाद्वीपीय भूभाग और साथ ही तैरते हुए तारे मौजूद थे। हालांकि अधिकांश तारे धुंधले और एकदम शांत थे, मानो वे चट्टान के विशाल टुकड़े हों। कुछ तारे और भूभाग ऐसे भी थे जिनसे बेहद खतरनाक आभा निकल रही थी। ये यून ने कल्पना की थी कि वे स्पिरिट क्रूजर से यहीं उतरेंगे, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि स्पिरिट क्रूजर एक विशाल भूभाग पर उतरने से पहले भी उड़ता रहेगा। हम यहाँ हैं, वुकिंग ने कहा। ये लुओ दिव्य हॉल है। लुओ वंश ने यहाँ एक विशाल संरचना स्थापित की है। जब भी शून्य स्थानांतरण का प्रयोग किया जाता है, हम आसपास पहुंच जाते हैं। यहाँ की एक छोटी यात्रा पर्याप्त होगी। लिंगवू इस मामले को अच्छी तरह समझता था। ये यून ने भूभाग पर नजर डाली और उसने एक विशाल लेकिन साधारण महल के साथ साथ जमीन के ऊपर खड़े सैकड़ों ऊंचे शिखर भी देखे। ये लुओ दिव्य हॉल है, वुकिंग ने कहा। लुओ देवता लुओ वंश का प्रतीक था। किंवदंती के अनुसार लुओ वंश के पूर्वज एक अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन परी थे। तो वास्तविक लुओ दिव्य हॉल वास्तव में यही है। मैंने सोचा था कि यह शाही राजधानी में होगा। ये यून ने हल्की सी आह भरी। उस भूभाग पर कोई वनस्पति नहीं थी। वह वीरान और ठंडा लग रहा था, मानो कोई भूला हुआ संसार हो। यदि लुओ वंश आदिम स्वर्ग में लुओ दिव्य हॉल का निर्माण कर सकता था तो संभवतः श्वेत लोमड़ी वंश ने भी ऐसा ही किया होगा। 12 स्वर्गों के विभिन्न गुटों ने आदिम स्वर्ग को आपस में बांट लिया था। आदिम स्वर्ग उनके लिए अपनी प्रतिभाओं को निखारने का एक महत्वपूर्ण स्थान था। विभिन्न गुटों के बीच एक नाजुक संतुलन बना हुआ था और हर गुट अपने अपने रास्ते पर चल रहा था। यहाँ तैनात लुओ डिवाइन हॉल के कुछ बुजुर्ग पहले से ही हवा में इंतजार कर रहे थे। आज से आप अगले 18 साल यहीं बिताएंगे। 18 साल बाद ये पता नहीं चलेगा कि आप में से कितने लोग स्पिरिट क्रूजर पर जीवित लौट पाएंगे और आप में से कितने लोग पूर्ण रूपांतरण का अनुभव करके ड्रैगन या फीनिक्स बन जाएंगे। स्पिरिट क्रूजर से उतर जाओ, एक और दुबले पतले बुजुर्ग ने आगे बढ़ते हुए कहा। यह बुजुर्ग व्यक्ति सचमुच स्पष्टवादी था। आदिम स्वर्ग में अभी अभी पहुंचे शिष्य अपने परिवेश से अभी भी अचंभित थे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे ऐसा लगा मानो उन पर ठंडे पानी का एक बड़ा बर्तन उड़ेल दिया गया हो, जिससे उनका उत्साह पस्त हो गया हो। उनमें से कई ने तुरंत अपने मन से आश्चर्य को दूर किया और उनकी आंखों में लड़ने का जज्बा और लगन दिखाई देने लगी। अध्याय 879 अव्यवस्थित नियम। दुबले पतले बुजुर्ग के बोलने के बाद स्पिरिट क्रूजर का द्वार खुल गया। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने आए शिष्य तुरंत बाहर उड़ गए। हालांकि जैसे ही वे स्पिरिट क्रूजर से बाहर निकले तुरंत ही कुछ लोग लड़खड़ा गए। कुछ शिष्य तो चीखते हुए सीधे नीचे गिर पड़े। एल्डरशी और अन्य एल्डर ठंडे भाव से देख रहे थे, लेकिन उनका उन्हें बचाने का कोई इरादा नहीं था। इन शिष्यों ने बड़ी मुश्किल से अपनी युवांची शक्ति को बल दिया और अंततः अपने शरीर को स्थिर किया। धीरे धीरे वे उठे, लेकिन उनके पीले चेहरों से स्पष्ट था कि वे बुरी तरह डर गए थे। वे अब भी आकाश में लगभग 1 लाख फीट की ऊंचाई पर थे। यदि वे सचमुच नीचे गिर जाते तो किसी अन्य सामान्य ब्रह्मांड में यह कोई समस्या नहीं होती, लेकिन आदिम स्वर्ग में गिरने का अर्थ मृत्यु की उच्च संभावना थी। योद्धा होने के नाते वे उड़ने के आदी थे। हालांकि उनकी युवांची ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वे लंबी दूरी तक उड़ सकें, लेकिन कुछ देर हवा में मंडराना उनके लिए उंगली हिलाने जितना आसान था। ये लगभग उनकी जन्मजात प्रवृत्ति थी, लेकिन कुछ ही क्षण पहले उन्हें हवा में उड़ने की अनुभूति को फिर से सीखना पड़ा था। यह एक ऐसा ब्रह्मांड है जो आकार लेने में विफल रहा। आदिम स्वर्ग
यहाँ के नियम 12 अन्य स्वर्गों से भिन्न हैं। यहाँ घोर अव्यवस्था है। जिस भूभाग पर लुओ दिव्य हॉल स्थित है उसके आसपास प्रकृति के नियम स्थिर माने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ हर कदम पर आपको अलग अलग नियमों का सामना करना पड़ेगा। उन स्थानों पर खड़े रहने पर भी आपके शरीर की ऊर्जा अव्यवस्थित नियमों से प्रभावित हो सकती है। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो आप विस्फोट के कारण मर सकते हैं। उड़ने की तो बात ही छोड़िए। इस समय एक अत्यंत लंबी दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। लेकिन इसी वजह से आदिम स्वर्ग परीक्षाओं के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। यहाँ आप ब्रह्मांड की आदिम उत्पत्ति के समय प्रकृति के नियमों का अनुभव कर सकेंगे। ये नियम अव्यवस्थित और क्रूर हैं, लेकिन इसी वजह से इनसे अंतर्दृष्टि प्राप्त करना आसान है। इनका पूर्ण रूपांतरण नहीं हुआ है और ये अपनी सबसे आदिम अवस्था में है। इनमें सामंजस्यपूर्ण पथों की कोई प्रणाली नहीं है। 12 दिव्य स्वर्गों जैसी दुनियाओं में किसी नियम की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए आपको उसे उसके पथ से निकालना पड़ता है। यहाँ ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाकर एक नियम को समझ लें तो आप लोगों के बीच एक ड्रैगन या फीनिक्स बन जाएंगे। दाढ़ी वाले बुजुर्ग शी एल्डर से कहीं अधिक धैर्यवान प्रतीत होते थे। हालांकि शिष्यों को उनकी नज़र में एक नीरस भाव था। किसी नियम को समझना इतना आसान कैसे हो सकता है? आदिम स्वर्ग में भी नियमों को समझना अत्यंत कठिन था। ये निम्न लोक के मनुष्यों के समान था। वे छोटे छोटे ग्रहों पर रहते थे। भले ही वे किसी छोटे से नियम को समझ लें और उस नियम का उपयोग करके अपने ग्रहों से बाहर निकल जाएं, फिर भी ब्रह्मांड के संदर्भ में वे एक चींटी से कम नहीं थे। एक चींटी के लिए तो पूरी दुनिया की विशालता को समझना भी अत्यंत कठिन था। ऐसा लग रहा था मानो दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने बहुत लंबे समय से कुछ नहीं बोला हो। अपनी बात कहने के बाद वे चुप हो गए। उन्होंने स्वेच्छा से लुओ डिवाइन हॉल में रहने का फैसला किया था। लुओ डिवाइन हॉल की रक्षा करने के अलावा वे यहाँ एकांत साधना में भी लीन हो गए। जो शिष्य अभी भी स्पिरिट क्रूजर में थे वे दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आदिम स्वर्ग में अकेले चलना ही इतना मुश्किल होगा। उन्हें अभी नियमों और युद्ध के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। अपने से पूर्ववर्तियों की गलतियों से सबक लेते हुए शेष शिष्य स्पिरिट क्रूजर से उड़ान भरते समय सतर्क रहे। हालांकि कई शिष्यों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वे उड़ने के बाद संभल नहीं पाए। आसपास के वातावरण से परिचित होने के बाद भी वे ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी क्षण नीचे गिर जाएंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसे जल्दी अपना लिया। कुछ पल लड़खड़ाने के बाद वे मुश्किल से ही मजबूती से खड़े हो पाए और उनके गिरने का कोई संकेत नहीं मिला। तुरंत ही जो शिष्य अपना संतुलन नहीं बना पाए उन्हें महसूस हुआ कि उनके चेहरे जल रहे हैं। ये झटका इतना बड़ा था कि मुकदमे की सुनवाई में पहुंचते ही उसे अन्य शिष्यों से हीन साबित करना संभव नहीं था। हालांकि शिष्यों का प्रदर्शन चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, लुओ दिव्य हॉल की रक्षा करने वाले दोनों वरिष्ठों ने अपनी पलकें झुका रखी थी। उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सीनियर ब्रदर लुओमो हैं। भीड़ के बीच से अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। महारानी लुओ के भोज में यीयुन के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला लुओमो आ चुका था। लुओमो अब भी अपने काले सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वे चुपचाप स्पिरिट क्रूजर से बाहर निकले। महारानी लुओ के भोज में यीयुन द्वारा वीरान स्वर्ग तकनीक में पराजित होने के बाद से वे अधिक गंभीर दिखाई देने लगे थे। जैसे ही वह बाहर निकला उसका चोला हवा में लहराने लगा, मानो हवा उसे उड़ा ले गई हो। उसके बाद वह सामान्य उड़ान की तरह ही स्थिर रूप से हवा में मंडराने लगा। लोगों ने थोड़ी खेद के साथ टिप्पणी की। वास्तव में लुओमो के स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति अलग ही होता है। लुओमो के पीछे काले कपड़े पहने एक युवक था। काले कपड़े पहने युवक के प्रकट होते ही उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। काले कपड़े पहने उस युवक ने दूसरों का ध्यान इसलिए आकर्षित नहीं किया क्योंकि वह किसी खास पहचान का था। दरअसल वहां मौजूद कई लोगों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उस युवक की आंखें काली और चमकदार थीं। वह बेहद सलीके से रहता था और उसकी पीठ पर तलवार थी। उसके बाल छोटे और काले थे, लेकिन उसका चेहरा कुछ पीला सा लग रहा था। वह हड्डी की तलवार किसी अज्ञात जानवर की हड्डी से बनी थी। वह जैद की तरह सफेद थी और देखने में बिल्कुल भी तेज नहीं लगती थी, बल्कि उसे छूने पर एक गर्मजोशी का एहसास होता था। अब फ्यूचर एड्स। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि तलवार की मूठ के पास काले कपड़े पहने युवक के कंधे पर एक छोटा सा पक्षी बैठा था, और इसी पक्षी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उपस्थित प्रतिभागी फे जाति के सदस्य थे। वे फे जाति के वंश के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि वह पक्षी कोई शक्तिशाली फे जीव नहीं था, बल्कि संभवतः एक साधारण पक्षी था। एक साधारण पक्षी को लुओ दिव्य हॉल में लाना। आदिम स्वर्ग में नियम अत्यंत अव्यवस्थित थे। लुओ दिव्य हॉल के आसपास के क्षेत्र में कई स्थानों पर अव्यवस्थित नियमों के कारण व्यक्ति के शरीर में ऊर्जाएं सक्रिय हो सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट से मृत्यु हो सकती थी। जिस भूभाग पर लुओ डिवाइन हॉल स्थित था, जहाँ के नियम थोड़े अधिक स्थिर थे, वह भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ एक साधारण पक्षी टिक सके। एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। जब काले वस्त्र पहने युवक स्पिरिट क्रूजर से बाहर निकला तो ऐसा लगा मानो वह समतल जमीन पर चल रहा हो। उसका शरीर जरा भी नहीं कांपा, यहाँ तक कि उसके कंधे पर बैठी चिड़िया भी फुर्ती से अपना छोटा सा सिर घुमा रही थी। बीच बीच में वह चहचहाने की मधुर आवाज निकाल रही थी। क्या ये वास्तव में ऐसा कर सकता है? कई लोगों को तो मजबूती से खड़े रहने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन उनके सामने खड़ा युवक न केवल मजबूती से खड़ा था, बल्कि वह अपने साथ एक नन्हा पक्षी भी लाया था। वह कौन था? कई लोगों के मन में ऐसे ही विचार आए। ऐसा लग रहा था मानो लुओमो उस युवक को जानता हो, और उसके व्यवहार से यह स्पष्ट था कि वह युवक के प्रति काफी सम्मानजनक भाव रखता था। इस समय लुओ डिवाइन हॉल की रानजुए स्पिरिट क्रूजर से बाहर आने लगी थीं। राजसी राजधानी के 4 युवा मास्टर्स में से 2 होने के नाते वे दोनों 100 वर्ष से कम आयु की युवा पीढ़ी की सदस्य थीं। जाहिर है वे लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने से नहीं चुकेंगी। जैसे ही रानजुए और डोंडुइन स्पिरिट क्रूजर से बाहर निकलने ही वाले थे, वाह, जैसे ही हवा छटकर अलग हुई, शून्य के फटने की आवाज गूंज उठी। आसपास के नियम भी अस्त व्यस्त हो गए। युवा शिष्य जो अब तक खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक बार फिर लड़खड़ा गए, मानो वे एक विशाल लहर पर तैरती छोटी नावें हों। लोगों ने ऊपर की ओर देखा जब एक विशालकाय सफेद स्पिरिट क्रूजर नीचे उतरा और वह लुओ कबीले के स्पिरिट क्रूजर के पास आकर रुका। ये व्हाइट फॉक्स कबीले का स्पिरिट क्रूजर है।
उस विशालकाय सफेद जहाज के कील पर बड़े बड़े मोतियों की एक लकीर बनी हुई थी जो किसी जानवर की आंखों जैसी दिखती थी। वह लकीर रहस्य से भरपूर आभा बिखेर रही थी। ये राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और श्वेत लोमड़ी वंश के शिष्य हैं, लुओ वंश के एक युवा कुलीन व्यक्ति ने कहा। अध्याय 880 छाया जुड़वां। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले ने काफी बड़ी संख्या में कुलीन योद्धाओं का आदान प्रदान किया था। महारानी लुओ द्वारा पोषित कई कुलीन व्यक्तियों को व्हाइट फॉक्स कबीले में भेज दिया गया था। जहां तक व्हाइट फॉक्स कबीले की बात है, उसने राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के साथ एक बेहद मजबूत सेना भेजी थी। परीक्षण सत्र में ये केवल महारानी लुओ और महारानी जुवान के बीच ही प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि यह लुओ और व्हाइट फॉक्स वंश के बीच भी प्रतियोगिता थी। इससे ये तय हो गया कि यह ट्रायल एक बेहद रोमांचक प्रतियोगिता होगी। इसी क्षण सफेद स्पिरिट क्रूजर का बाहरी आवरण खुलते ही उसमें से प्रकाश की एक किरण निकली। अंदर से भव्य वस्त्र पहने हुए श्वेत लोमड़ी के शिष्यों का एक समूह प्रकट हुआ। पुरुष शिष्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं थी, जबकि बाकी सभी महिला शिष्य थीं। एक नज़र में ही वहां सफेद लोमड़ी वंश की दर्जनों सुंदरियां थीं। उनमें से किसी की भी सुंदरता राज्यों को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखती थी। श्वेत लोमड़ी वंश के पूर्वज एक शक्तिशाली प्राचीन परी 9 पूंछ वाली श्वेत लोमड़ी थे। मानव रूप धारण करने वाली श्वेत लोमड़ी मादाओं में एक अवर्णनीय आकर्षण होता था और उन्हें दुनिया के सबसे परिपूर्ण प्राणियों में से एक माना जाता था। लेकिन अब शिष्याओं का यह समूह श्वेत लोमड़ी की युवा पीढ़ी की सबसे कुलीन और शुद्ध वंश वाली लड़कियों में से एक था। उनका रूप, रंग, व्यवहार और कद काठी बेदाग थी। अचानक प्रकट हुई इन सुंदरियों में अलग अलग आकर्षण थे। कुछ के स्तन भरे हुए थे तो कुछ की कमर पतली थी। कुछ के पैर लंबे, सुडौल और आकर्षक थे, जबकि कुछ छोटी और प्यारी थीं। कुछ का स्वभाव जैद की तरह ठंडा था, मानो वे ऊंचे बर्फ के कमल हों, और कुछ कामुक थीं, जो किसी भी देश को अपने वश में करने में सक्षम थीं। उनमें से अधिकांश ने रेशम से बने सुंदर घूंघट वाले वस्त्र पहन रखे थे और उन सभी के एक साथ खड़े होने से एक अद्भुत अनुभूति उत्पन्न हो रही थी। लुओ वंश के युवा कुलीन पुरुषों में से हर कोई लुओ जैसी सुंदरियों का चहेता नहीं था। उनमें कुछ अपेक्षाकृत साधारण पुरुष शिष्य भी थे। अचानक विभिन्न शैलियों में सजी सुंदरियों के समूह को देखकर वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, जब उन्होंने पतले घूंघट के माध्यम से उनकी सुंदर टांगों और भुजाओं को धुंधला सा देखा। लुओ वंश के पुरुष शिष्यों को उन्हें अचंभित होकर देखते देख श्वेत लोमड़ी वंश में थोड़ी हलचल मच गई। वे खिलखिलाकर हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी मधुर थी मानो ओरियोल पक्षी हंस रहे हों। सफेद लोमड़ी वंश अपनी आकर्षक प्रजाति होने की ख्याति को सचमुच सार्थक करता है। इन लड़कियों ने मायावी आकर्षण की कुछ तकनीकों का अभ्यास अवश्य किया होगा। उनकी आभा उनके शरीर में पूरी तरह समाहित हो चुकी है। अपने आकर्षण का प्रयोग किए बिना भी वे लोगों के मन को प्रभावित कर सकती हैं। ये दृश्य देखकर यून एक निष्कर्ष पर पहुंची। श्वेत लोमड़ी की लड़कियों के हाव भाव को नजरअंदाज करते हुए केवल उनकी प्रतिक्रिया ही किसी पुरुष की प्रभुत्वशाली इच्छाओं को जगा सकती थी। लंबी मूंछों वाले लुओ डिवाइन हॉल के एल्डर ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। सम्राट लुओ ने उन्हें लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं का नेतृत्व करने का निर्देश दिया था। हालांकि लुओ वंश के कई प्रतिभाशाली लोगों को श्वेत लोमड़ी वंश में भेजा जा चुका था, लेकिन वे लुओ वंश को शर्मिंदा नहीं होने दे सकते थे। उसने एक हल्की सी आवाज के साथ वहां मौजूद अचंभित लुओ कबीले के युवाओं की बात काट दी। क्षण भर के आश्चर्य के बाद उन्होंने जल्दी से अपना ध्यान केंद्रित किया और कुछ शर्मिंदा दिखे। उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि उनकी प्रतिक्रियाएं काफी शर्मनाक थीं और वे अनजाने में दूसरे पक्ष की चालों में फंस गए थे। इसी क्षण लाल पोशाक पहने एक सुंदरी सफेद स्पिरिट क्रूजर के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। उसके स्तन सुडौल थे और बेहद ढीली पोशाक के बावजूद भी उसकी आकर्षक आकृति, जो एक परिपक्व महिला के आकर्षण को दर्शाती थी, छिप नहीं पा रही थी। हे एल्डर दुवानमू, आप क्यों गुर्रा रहे हैं? ये तो बस एक इशारा है और लड़कियों को इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो इसमें क्या गलत है? इसके अलावा फेफेंसम संप्रदाय के साझा शत्रु को देखते हुए मेरे श्वेत लोमड़ी कबीले के पवित्र राजा और महामहिम सम्राट लुओ गठबंधन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। भविष्य में क्या श्वेत लोमड़ी कबीले की महिलाओं का लुओ कबीले में विवाह करना आम बात नहीं होगी? लाल वस्त्रधारी महिला ने खिलखिलाते हुए कहा। उसके वस्त्रों के नीचे छिपी कामुकता ने लोगों को मोह में डूब जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे मानो अफरा तफरी मच गई। लुओ कबीले के कुछ जोशीले नौजवान उसकी बातें सुनकर अपने इरादे से डगमगा गए। लाल वस्त्रधारी महिला की बातें बेहद लुभावनी थीं। लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाएं बहुत लंबी चलेंगी, इसलिए संभव है कि वे श्वेत लोमड़ी की सुंदरियों में से किसी एक को पटा लें और उसे अपने साथ ले जाएं। इस बात को सोचते ही लुओ वंश के कई शिष्यों ने परीक्षा में खुद को साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटा ली। नीचे आए, लाल कपड़े पहनी महिला ने हाथ हिलाया। व्हाइट फॉक्स कबीले के कुलीन लोग स्पिरिट क्रूजर से बाहर निकलने लगे। लुओ कुल के शिष्यों ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया। यहाँ स्थानिक आयाम के नियम अत्यंत अव्यवस्थित थे। दृढ़ता से खड़े रहना आसान नहीं था, इसलिए वे श्वेत लोमड़ी कुल की इन लड़कियों की ताकत देखना चाहते थे। वे ये देखना चाहते थे कि क्या वे उनके योग्य भी हैं। यदि उनमें से कुछ ही उन्हें हरा सकती हैं, तो वे उनसे विवाह कैसे कर सकती हैं? स्पिरिट क्रूजर से सबसे पहले 2 युवतियां बाहर निकलीं। वे बेहद लंबी थीं, उनके स्तन सुडौल और कमर पतली थी। उनके बाल पीठ पर लहरा रहे थे और उनके कान लोमड़ी जैसे थे, जो मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। वे देखने में एक ही सांचे से तराशे हुए लगते थे। जुड़वां लुओ वंश के शिष्य कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। उनके बेदाग चेहरे और एकरूपता के कारण उन्हें उनमें अंतर करना लगभग असंभव लग रहा था। ये श्वेत लोमड़ी वंश की परछाई जुड़वां बहनें हैं। इस क्षण लुओ ने कहा, ये श्वेत लोमड़ी राजकुमारी के साथ पली बड़ी हैं और उनकी निजी अंगरक्षक हैं। अंगरक्षक शब्द शायद उचित नहीं है, बल्कि इन्हें श्वेत लोमड़ी राजकुमारी की विश्वासपात्र और उनकी सबसे करीबी सहेलियां कहना ज्यादा सही होगा। लुओ के ऐसा कहते ही शैडो ट्विन स्पिरिट क्रूजर से बाहर निकल चुके थे। अराजकता के नियम तुरंत उन पर हावी हो गए, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इससे भी ज्यादा रहस्यमय बात यह थी कि उनके पैरों के नीचे एक हल्की सी लहर उठी, मानो वे पानी की सतह पर चल रहे हों। ये लहरें उनके पैरों से निकलीं और आपस में मिलकर विनाशकारी रूप से एक दूसरे में विलीन हो गईं, अंततः शांत हो गईं। इसके बाद शैडो ट्विंस ने खाली जगह में एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम से एक लहर उत्पन्न हुई और ये लहरें एक निशान बनाती गईं जो दूर तक फैलती गईं। इसके बाद युवा व्हाइट फॉक्स कबीले के शिष्य स्पिरिट क्रूजर से बाहर निकलने लगे।
अदृश्य लहरें एक अदृश्य आधार बनाकर अराजक शून्य को स्थिर करती हुई प्रतीत हो रही थीं। श्वेत लोमड़ी के सभी शिष्य एक दूसरे को विनाशकारी रूप से प्रभावित करने वाली उन लहरों पर मजबूती से खड़े थे, मानो वे अराजक नियमों से अप्रभावित हों। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। वह किस तरह की तकनीक थी? श्वेत लोमड़ी कबीले के सभी शिष्य अपने परिवेश में आसानी से ढल नहीं पाए। शैडो ट्विंस के आगे बढ़ने से ऐसा लगा मानो उन्होंने अराजक नियमों को शांत कर दिया हो, जिसके परिणामस्वरूप वे सभी अप्रभावित दिखाई दिए। ये बहुत ही दिलचस्प था। इसी क्षण राजकुमारी श्वेत लोमड़ी प्रकट हुई। उन्होंने अब भी एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण सफेद वस्त्र धारण कर रखा था। उनके लंबे सफेद बाल और हर हावभाव में चांदी की बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। इन चमकीली चांदी की किरणों ने उनके व्यक्तित्व में एक रहस्यमयता का भाव जोड़ दिया था। लुओ वंश के कई शिष्य महारानी लुओ द्वारा आयोजित भोज में उपस्थित थे। भोज में उन्हें राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की असीम शक्ति का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब आदिम स्वर्ग में वे इसे गहराई से समझ पा रहे थे। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की आंखें शांत थीं और वह धीरे धीरे लुओ दिव्य हॉल की ओर चल पड़ी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के पीछे श्वेत लोमड़ी वंश के 4 पुरुष चल रहे थे। श्वेत लोमड़ी कबीले के पुरुष महिलाओं की तरह ही आकर्षक दिखते थे, लेकिन लुओ कबीले के सदस्यों की नज़र में ये बिल्कुल घृणित था। पुरुषों को आमतौर पर नाजुक और सुंदर महिलाएं पसंद आती थीं, लेकिन नाजुक और सुंदर पुरुषों को कितने लोग पसंद करेंगे? इस समय श्वेत लोमड़ी कबीले के पुरुषों ने लुओ कबीले के शिष्यों की ओर देखा और उनमें से एक ने कहा, तुम में से यून कौन है?